our discussion on this test paper, JEE Advanced test paper जो आपने last day दिया होगा 1st of November को. और अगेन मैं सारे क्वेश्चंस के बारे में शॉर्ट में आइडिया देता रहूँगा और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उस पर कुछ एडिशनल पॉइंट होगा तो मैं ज़रूर बोलूँगा. अगर किसी क्वेश्चन को आपको और डिटेल में देखना है, जानना है तो आपको बोलना होगा. बाकी इसमें सोल्यूशन इसी के साथ प्रोवाइडेड है, तो कैसे सोल्यूशन आया वो उसके लिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ. इन केस अगर आपको अभी तक नहीं समझा है तो समझ जाएगा. क्वेश्चन नंबर जो पहला है ये बेसिक क्वेश्चन था जो हम लोग इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं. रिमूवल ऑफ मास एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको, या कैविटी फॉर्मेशन वाला केस बताया था, बस उसी पर बेस्ड था. और ये r/4 रेडियस की कैविटी बनाते हो आउट ऑफ एक डिस्क. ये डिस्क है इसलिए 2 डायमेंशनल मास डिस्ट्रीब्यूशन रहा होगा. तो अब जानते हो एक्ससीएम का फॉर्मूला क्या होता है. उसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. हम लोगों ने इस तरह से लिखा था एक्ससीएम इज रिटन एज mx minus m dash x dash डिवाइड बाय m minus m dash. आप नोटेशन क्या फॉलो करते हो हार्डली मैटर करता है. क्या मैटर करता है कि आप कॉन्सेप्ट को प्रॉपरली लगा रहे हो. सो आप इसको भी लगा सकते हो. इसमें हमने क्या किया है कि इसमें m को रिप्लेस कर दिया सिग्मा से, तो इसको सिग्मा a लिख सकते हो x माइनस सिग्मा डैश a डैश, ये a डैश x डैश हो जाएगा डिवाइड बाय सिग्मा a माइनस सिग्मा a डैश. क्योंकि इसकी जो मास डेंसिटी होगी वो दोनों के लिए बराबर रहेगी. तो कई बार आपको ऐसा फॉर्मूला भी बोल सकता है, क्या ये फॉर्मूला वैलिड है, तो आप बोलोगे यस. एरिया ओरिजिनल पोजीशन माइनस रिमूव्ड एरिया रिमूव्ड पोजीशन सेंटर ऑफ मास का, और a माइनस a डैश. तो एरिया के टर्म में भी लिख सकते हो. अब आपको ये ख्याल रखना है कि कब एरिया लिखना है, कब वॉल्यूम लिखना है, कब लेंथ लिखना है. तो 2 डायमेंशनल होगा तो एरिया आएगा, क्योंकि हम लोगों ने सिग्मा यूज किया था सरफेस मास डेंसिटी. क्यूब होता है, वॉल्यूम आ रहा होता है, तो ये सब v से रिप्लेस हो जाता है, v फॉर वॉल्यूम. सो कैसे आया ये आपको पता चल गया होगा, डेंसिटी ऊपर और नीचे. एनीवे बाकी ये कैलकुलेशन है जो आपको समझना होगा. अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो, मैं पूरा सॉल्व करके बता सकता किसका एरिया कितना लिया गया. इसमें ओरिजिन a को पकड़ा है, उसका कोऑर्डिनेट 0 पकड़ा गया और इसका कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंगली फाइंड किया है. 3r/4 हो जाएगा, तो यहाँ पर रखा गया. बाकी फिर सब्ट्रैक्ट कर दिया. बाद में ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ गया है वो भी आपको समझ में आ गया होगा. इस साइड जाता है, तो ये फाइनल सेंटर ऑफ मास हो जाएगा. सो r/20 शिफ्ट करेगा, लेफ्ट करेगा, ये आप कॉमन सेंस से पकड़ सकते थे. राइट वाले 2 हटा सकते थे. फिर r/12 और r/22 के लिए कैलकुलेशन करनी थी. एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 है, एग्जैक्टली सेम कॉन्सेप्ट पे. ये सेमी सर्कुलर पोर्शन निकाला जाता है, तो ये रिमूवल ऑफ पार्ट है. आप पूरे डिस्क का निकालें, उसमें से सेमी सर्कुलर वाले पार्ट को अलग कर दें. वही इस पे किया गया होगा. इस पे भी एरिया टर्म यूज किया है क्योंकि 2 डायमेंशनल स्टफ है. आपने लिखा वी कैन डायरेक्टली यूज इन एरिया dp to r square and in volume this to cube. यस आप कर सकते हो, वो भी कर सकते हो. एरिया को फर्दर डिवाइड कर सकते हो उसकी डेफिनेशन बेस्ड. पर अपने को ये भी याद रखना है कि जैसे इससे पहले वाले केस में जमेगा, आप इसको आर के टर्म में लिख सकते हो एरियाज को, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कैंसिल हो जाएगा. लेकिन जब ये सेकेंड केस में आएंगे तो ये जो स्क्वायर, ये जो रेक्टेंगल था उसका एरिया अलग आता है और स्क्वायर का एरिया अलग फॉर्मूले से आता है, तो उसमें हम आर के टर्म में नहीं ले जा पाएंगे. बट यस प्रॉपर हमको यूज करना होता है. दैट्स अ पॉइंट. सो वो मास से आप एरिया, वॉल्यूम, रेडियस, डायमेंशंस किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हो. आई थिंक ये भी हो गया होगा. इस पे आपको जो याद रखना था वो ये जो डिस्क है, डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होता है जो रिमूव किया गया है, तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला था 3 कितना था, was that 3r/4 pi, right? So 3r/4 pi, मैंने उल्टा बोला, 4r/3 pi. 4r/3 pi. हाँ वो कंफ्यूजन हुआ. सो 4r/3 pi होता है. इसको सही से आपको याद रखना है, तो इसको यूज कर सकते हो. और ये जो पूरा रेक्टेंगुलर पोर्शन रहा होगा उसके सेंटर पे रहा होगा, तो उसके लिए r/2 पकड़ा गया.
देन आफ्टर सॉल्व कर लिया जाए। यहाँ पर ये जो माइनस साइन आ रहा है वो क्यों आ रहा है वो आप समझ पाओगे कि इसमें इस तरह से ये माइनस एक्स डायरेक्शन है और ये एक्स डायरेक्शन है, पूरा कोऑर्डिनेट लिखा गया इसलिए वो माइनस माइनस लिखा गया। हालांकि उस माइनस का कोई खास मतलब नहीं है, आप इसको प्लस भी मान कर सॉल्व करोगे तब भी चलेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको डिस्टेंस निकालनी होती है। ओके, सो दैट वाज द सेकंड। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, कई लोगों ने करेक्ट किया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक इम्पोर्टेंट एग्जाम में आ भी चुका है, और अगर आप इसमें देखोगे एनएलएम, सेंटर ऑफ मास, दोनों कॉन्सेप्ट को एक साथ लाया गया है, सेंटर ऑफ मास एज वेल एज एनएलएम। सो एनएलएम से आप पहले से जानते हो कि इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, और आपसे पूछता है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सो डायरेक्टली आप इसको यूज कर सकते हो, ACM इज इक्वल टू m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, राइट, वही बोला आपको। फिर आपको A निकालने का पता होगा। अच्छा, दोनों के एक्सेलरेशन इक्वल एंड अपोजिट होंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे होगा, तो एक माइनस के साथ आएगा, तो आप ऐसा बोल सकते हो ये m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू A हो जाएगा मैग्नीट्यूड वाइज, तो ये ACM का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। m1 की डायरेक्शन में इसकी डायरेक्शन आएगी, तो जहाँ m1 जाएगा, m1 किसको बोलते हो आप देख लीजिए, ये nm है, तो इसको आप लिख सकते थे nm माइनस m डिवाइड बाई nm प्लस m, एंड a की वैल्यू कितनी आती है वो आप ऑलरेडी जानते हो, तो a रख सकते हो। अब देखोगे m कैंसिल होगा तो n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 इंटू a आएगा, उस पर भी आप लिखोगे m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू g, उससे भी n1 माइनस n2 आ जाएगा, तो n1 माइनस क्या बोलूँगा n माइनस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू जी के बराबर हो जाएगा। और ये भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है न्यूटन इक्वेशन। आई होप अब आप इस तरह से न्यूटन इक्वेशन लगाने की आपको जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली जानते हो m1 m2 ये एडवर्ड मशीन है, इसका एक्सेलरेशन कितना होता है, तो आप याद रखो एक्सेलरेशन m1 माइनस m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 इंटू जी होता है। डायरेक्टली ए निकालो, डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, डायरेक्टली आंसर पे आ जाओ, और आप चाहो तो ये सॉल्व भी कर सकते हो, सारी चॉइस आपके पास है, और डिपेंड करता है आपने कितनी प्रैक्टिस की है, उसके अकॉर्डिंग आप जल्दी और देर पे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी कहीं ना कहीं अपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स में था कि एक बॉम्ब ट्रैवल करता है पैराबोलिक पाथ पर और एक ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मिड एयर पे, ये मिड एयर पे एक्सप्लोड करता है, यानी कहीं भी एक्सप्लोड करता है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, साइड में, एनीवेयर इन द पाथ। तो सेंटर ऑफ मास कैसे चलेगा, तो आप बोलोगे सेंटर ऑफ मास सारे फ्रैगमेंट्स का अनअफेक्टेड रहेगा, जैसे वो पहले चलता था वैसा ही चलेगा। सो इट विल बी मूविंग इन द सेम पाथ एज इफ कि कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ है। और उसके लिए रीजन क्या है कि कोई आपको जब जितना फोर्स लग रहा है उस फोर्स के इन्फ्लुएंस में सेंटर ऑफ मास उसी तरह से चलता है, जब तक फोर्स नहीं बदलते, जब तक सेंटर ऑफ मास का पाथ नहीं बदलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, ये एससीवी से पिक किया गया था, अपने एससीवी का सॉल्व किया हो तो एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल्स का क्या सब आपको ओरिजिन पे रखना है, सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पे रखना है, और पार्टिकल्स कहाँ पर हो सकते हैं, तो क्या सभी पॉजिटिव हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं, पॉजिटिव होगा तो सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव आएगा। क्या सभी निगेटिव हो सकते हैं, नहीं, अगर निगेटिव पार्टिकल यहाँ कहीं पाया गया तो सेंटर ऑफ मास उन्हीं कहीं के बीच में आएगा, तो निगेटिव आएगा। में बी ऑल नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव ना हो, जीरो एज वेल एज पॉजिटिव, तो सारे के सारे अगर ओरिजिन पर होंगे तो उनका सेंटर ऑफ मास ओरिजिन हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी केस में हम थर्ड को लगाएंगे। मे बी पॉजिटिव सम केस, नेगेटिव सम केस, ऑफ कोर्स वो तो चलता ही है। सो थर्ड एंड फोर्थ आपने मार्क किया होगा। 6 says in which of the following cases the center of mass of the rod is certainly not at the center, certainly center पे नहीं होना चाहिए, ये अपने को पकड़ना है। तो आप जानते हो कि सेंटर पे कब हो सकता है, जब दोनों तरफ मास बराबर हो जाए, तो इसके लिए डेंसिटी को वैरी करना चाहिए, सेंटर पे नहीं रखना है तो जब डेंसिटी अगर वैरी करता है तो क्या सेंटर पे नहीं होगा, गारंटीड होता है, बिल्कुल गारंटी नहीं होगा। आपको ये देखना होगा कि डेंसिटी का वेरिएशन कैसा है, जैसे पहले बोला डेंसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती है लेफ्ट टू राइट, तो किसी भी रॉड में अगर कंटिन्यूअसली डेंसिटी इंक्रीज करेगी तो अगर आप मिड पॉइंट पर देखोगे तो मिड के इधर वाला मास ज्यादा होगा, अगर इसको M2 बोलते हैं, इधर वाले मास को M1 बोलते हैं, तो आप पाओगे M2 ज्यादा है, M1 कम है, इसलिए सेंटर पे नहीं होकर के इधर आ जाएगी, फर्स्ट केस के लिए।
डेंसिटी अगर कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगी तो अदरवाइज हो जाएगा, तो फिर सेंटर ऑफ मास इस वाले जोन पे आ जाएगा, सेंटर पे नहीं आएगा। थर्ड वाला पार्ट बोलता है कि डेंसिटी डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, तो ऐसा हो सकता है कि ये m1 और m2 बराबर हो जाए, इसलिए सेंटर ऑफ मास इसके मिड पर आ सकता है, तो हम थर्ड को मार्क नहीं करेंगे। सिमिलरली फोर्थ भी ऐसा आर्गुमेंट दे रहा होगा कि वो डिक्रीज करता है, पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है, सो इन बोथ द केसेस ऐसा केस बन सकता है कि दोनों के मासेस आपस में इक्वल हो जाए। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा आपको, वैसे एक्सप्लेनेशन भी दे दिया है, अगर स्टिल अगर कोई कंफ्यूजन है तो आपको बोलने का। क्वेश्चन नंबर 7, it says ball of mass 1 kg is thrown up, initial speed आपको दे रखी है, a second ball of different mass is released from the wrist from some height as shown on the figure, तो इस तरह से आप इसको ड्रॉप करते हो। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास के बारे में, of the two balls comes down with acceleration, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कैसा होता है? सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन लिखा जाता है m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। अभी पॉइंट दिमाग में रख लो कि अगर सारे एक्सेलरेशंस बराबर हैं तो रिजल्टेंट भी वही एक्सेलरेशन आता है, तो ये भी माइनस जी है, ये भी माइनस जी है, दोनों सभी का माइनस जी होगा तो आंसर भी माइनस जी आता है। इसका मतलब है कि इन दोनों का कलेक्टिव सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ पर कहीं होगा। अब आपको बॉल्स नहीं देखनी है, अब आपको सेंटर ऑफ मास देखना है, सो इनिशियली यहाँ कहीं होगा और आपको ऐसा लगेगा कि ये यहाँ से ड्रॉप होकर के नीचे आ रहा है, सो सेंटर ऑफ मास विल बी मूविंग डाउन साइड विद एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी। और यही आपसे पूछना चाह रहा था, तो ये बोला g/3 रॉन्ग हो गया, आप उसको मार्क नहीं करोगे। सेंटर ऑफ मास फर्स्ट मूव्स अप विथ देन कम्स डाउन। अच्छा, मूव कैसे करेगा उसके बारे में देखना। अभी तो हम लोगों ने ये एक्सेलरेशन की बात की है, मूव करने के लिए उसकी हमको वेलोसिटी देखनी होती है, तो अपने को vcm निकालेंगे इनिशियली और ucm। हाँ, सेकंड में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप निकालोगे सेंटर ऑफ मास के लिए इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके लिए आपको क्या लिखना होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास की इनिशियल वेलोसिटी है। अगर ये पॉजिटिव आई इसका मतलब ये ऊपर जाके नीचे आएगा, नेगेटिव आई तो नीचे से नीचे आएगा, जीरो हुई तो फ्री फॉल जैसा दिखाएगा। तो सेंटर ऑफ मास कैसे चलेगा उसके बारे में आपने एक्सेलरेशन पता किया, एक्सेलरेशन उसको नीचे आना है और फाइनल डिस्प्लेसमेंट भी नीचे आना है। पाथ कैसा फॉलो करेगा उसके लिए वेलोसिटी देखनी होती है। अब किसी एक को 1 मान लो, जैसे इसमें 1 इसको माना गया, ऊपर को 2 माना है, तो अगर हम नीचे को 1 पकड़ते हैं तो अपसाइड डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो मास 1 वेलोसिटी 4 प्लस मास 2 वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2, so that comes out to be 4/3 meter per second and with a positive sign, that means upward, that means j cap direction. So center of mass will be moving first upward with velocity 4 मीटर पर सेकंड, तो UCM जो आएगा 4/3 मीटर पर सेकंड। तो अब ऐसा देखो कि एक पार्टिकल है जो सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट अ इमेजिनरी पार्टिकल यू कैन थिंक ऑफ, और उसकी इनिशियल वेलोसिटी अप साइड आती है 4/3 मीटर पर सेकंड और उसका एक्सेलरेशन डाउन साइड आता है। इसका पाथ क्या आएगा, आपसे पूछ सकता है पाथ बताइए, तो आप बोलोगे ऊपर जा रहा है और फिर नीचे आएगा, जस्ट लाइक अ पार्टिकल। टोटल डिस्प्लेसमेंट ये होगा, टोटल डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हो। आपसे पूछ सकता है कि बताइए टोटल डिस्टेंस कितना चला सेंटर ऑफ मास फॉल करने से पहले, तो हम ये निकालेंगे ऊपर कितना गया, फिर ये टोटल नीचे कितना आया, एक्चुअल पाथ लेंथ बता देंगे। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डायरेक्टली बता देंगे, लोकेशन हम यहाँ से पता कर सकते हैं अगर हाइट देगा हमको तो। क्वेश्चन सेकंड पार्ट पूछा था सेंटर ऑफ मास मूव्स अप फर्स्ट, तो आप बोलोगे यस ये पहले ऊपर जाता है क्योंकि वेलोसिटी ऊपर आया, देन कम्स डाउन, यस इसके बाद कम्स डाउन भी है क्योंकि जी नीचे की तरफ है। थर्ड के द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g, yes we have found it. फोर्थ के द सेंटर ऑफ मास ऑफ टू बॉल्स रिमेन स्टेशनरी, अब बोलोगे नहीं इसके पास इनिशियल वेलोसिटी है, इसके बाद वेलोसिटी बदलेगी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, तो इसके लिए हम v इज इक्वल टू u प्लस at लगाएंगे। बस हम cm वर्ड यूज करते रहेंगे, cm का मतलब हुआ सेंटर ऑफ मास के बारे में। सर वो मिसप्रिंट था, कॉमिक्स कुछ आ गया था, कॉनिक्स कम्स होना चाहिए।
दैट टाइपिंग इशू हो गया टाइपर से. दिस इज कम्स डाउन. करेक्ट कर लीजिए. सर यस सर, लेकिन क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए ना कि अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव. तो सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वाली बात ही नहीं हुई है. आप चाहो तो डाउनवर्ड पॉजिटिव मान लो, अपवर्ड नेगेटिव मान लो, उससे आपके आंसर इन्फ्लुएंस नहीं होंगे. कभी भी हमारे आंसर इस बात पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करते हैं कि कौन सी डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, कौन सी डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेते हैं. दैट इज ओनली फॉर अवर कैलकुलेशन सिंप्लिसिटी पर्पस. आप चाहो तो इस पे नेगेटिव डाउन साइड को पॉजिटिव मान लो, अप साइड को नेगेटिव मान लो, तो आप देखोगे कि u की वैल्यू नेगेटिव आएगी. इसका मतलब ऊपर की तरफ आएगी. तो u की वैल्यू ऊपर आएगी नो मैटर आप किसको प्लस मानते हो किसको माइनस मानते हो. इसलिए क्वेश्चन में मेंशन करने की जरूरत नहीं है. हाँ, एक्सेस चूज करना आपकी टोटली आपकी फ्रीडम है. कुछ क्वेश्चंस में वो बोल देता है, जिसमें वो बोलता है इसका मतलब है वो आपको फिर चॉइस आपकी खत्म कर दे रहा है. उसका कुछ पर्पस चलेगा इसलिए वो बोलेगा. और अगर कभी नहीं बोलता है देन इट्स टोटली अप टू यू. यू कैन चूज अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड पॉजिटिव, अपवर्ड नेगेटिव. इन जनरल अपने लिए जो जब कुछ भी ना बोला जाए तो हम लोग इसी पे वर्क करते हैं. इसीलिए हमने जी को नेगेटिव बोला था और यहाँ पर इस यू को प्लस लिया क्योंकि अपने अपसाइड को प्लस लिया. जी में अपने आप नेगेटिव आया. सर मतलब आंसर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम. बिल्कुल बिल्कुल. कोऑर्डिनेट सिस्टम जस्ट अ मीडियम है कि जो मैथमेटिक्स का सॉल्व करने के लिए हेल्प करता है. वो आंसर को अफेक्ट नहीं कर सकता. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देन. इट सेज a body moving towards finite body. यानी दो बॉडीज आपस में कोलाइड करते हैं. क्या हो सकता है? तो आप कॉमन सेंस से भी आंसर दे सकते हो, सॉल्व करके भी आंसर दे सकते हो. सॉल्व करके यहाँ पे दिखाया गया है. कॉमन सेंस में दो बॉडीज हैं जो फाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा किसी का मास नहीं है. दोनों का कंपैरेबल मास है. एक रेस्ट पर है, एक उसको आगे हिट करता है. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं ये अपने को बताना है. तो अब पॉसिबिलिटीज काउंट कर सकते हो. बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं और कुछ नहीं भी होंगी तो अपने को देखना है. जैसे इसने बोला है फर्स्ट पार्ट में कि बोथ कम्स टू रेस्ट. क्या ऐसा हो सकता है कि दोनों रेस्ट पर आ जाए? तो कॉमन सेंस भी आपका कुछ बोलेगा, साथ साथ आपने जो लर्न किया वो बोलेगा कि देखो यहाँ पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराते हैं और इनिशियल लीनियर मोमेंटम हमारा नॉन जीरो है. तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी नॉन जीरो आना चाहिए क्योंकि इसके पास मोमेंटम है, इसका जीरो है तो टोटल मोमेंटम जीरो नहीं है. अगर दोनों रेस्ट पर आए तो फिर ये बोलेगा दोनों जीरो आएगा मोमेंटम. तो इस वजह से ये पहला आर्गुमेंट जमेगा नहीं. तो दोनों रेस्ट पर नहीं आ सकते हैं. और दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज बोल रहे हैं? बोथ बॉडी मूव्स आफ्टर कोलिजन. यस, ऐसा हो सकता है कि ये आगे चले ये पीछे चले. ऐसा भी हो सकता है ये पीछे चले. ये दो पॉसिबिलिटीज ओपन है. द मूविंग बॉडी कैन कम टू रेस्ट. ये भी हो सकता है कि ये मूविंग बॉडी रेस्ट पर आ जाए और ये मूव करने लगे. तो ये पॉसिबिलिटी है, ये भी पॉसिबिलिटी है. फोर्थ के बारे में बोलता है स्टेशनरी बॉडी रिमेन्स स्टेशनरी. जब इसे कोलाइड करेगा और ये फ्री रखा हुआ है तो इसको चलना पड़ेगा क्योंकि वो फाइनाइट है. हाँ, अगर ये इनफाइनाइट रहा होता तो एक बात के लिए चलता है, इसलिए वो फाइनाइट वर्ड को यूज किया गया. तो सेकेंड बॉडी स्टेशनरी नहीं रह सकता है, ये गारंटीड है. मूविंग बॉडी चेंजेस वेलोसिटी, उसकी वेलोसिटी चेंज कर सकती है लेकिन सेकंड को मूव करना पड़ेगा. इसलिए फोर्थ रॉन्ग हो गया. सर वॉल फाइनाइट बॉडी है सर. वन बाय वन. हाँ सर वॉल फाइनाइट बॉडी है या इनफाइनाइट बॉडी है? वॉल को आप इनफाइनाइट बोलोगे किसी दो फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे डिसाइड करते हैं? दो मासेस को हम क्या कंपेयर कर पा रहे हैं? तो अगर अपने पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके मास में बहुत बड़ा डिफरेंस है तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरा इनफाइनाइट मास का कहलाएगा. जो इनफाइनाइट या फाइनाइट टर्म्स होते हैं इनका कोई कैटेगरी नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती है. ये रिलेटिव टर्म होते हैं. तो किसके रिलेशन में बात चल रही है ये अपने को देखना. जब इसने बोला कि दो फाइनाइट बॉडीज हैं, इसका मतलब m1 और m2 कंपैरेबल है. हम ये नहीं कह सकते कि m1 m2 से बहुत 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 बड़ा है. ऐसा अप्रोक्सीमेट नहीं करेंगे. नाइदर हम ये कहेंगे कि m2 m1 से बहुत छोटा है या बड़ा है.
So finite means they are of comparable mass. जब हम वॉल की बात करने लगते हैं तो वॉल एक रिजिड हैवी बॉडी होती है जिसका बॉल के कंपैरिजन में मास ज्यादा होता है, इसलिए हम वॉल को एक इनफाइनाइट कैटेगरी में रख सकते हैं. फाइनाइट है तो रेस्ट पे कैसे आएगा ऑप्शन 2 में, क्योंकि नॉर्मल ऑलमोस्ट सेम होगा दोनों पे. अच्छा, ऑप्शन 2 की बात करो, बोथ बॉडीज मूव आफ्टर कोलिजन. हाँ, तो इसने बोला कि दोनों बॉडी को कोलिजन के बाद मूव कर सकती है. तो आपने ऐसा केस देखा है ना कि ये कोलिजन के बाद मूव कर सकता है v1 v2 से. आप सॉल्व करोगे तो आपका v1 0 आ सकता है. थर्ड केस के बारे में बात करोगे तो थर्ड में वो रेस्ट पर कैसे आ जाता है. आपने देखा अगर लेट्स से कि m1 m2 को बराबर एज्यूम कर लो, if m1 m2 is equal to they are equal and e is equal to 1, तो वेलोसिटी एक्सचेंज वाला केस होता है. उसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि ये जो रेस्ट वाली वैल्यू है वो इसको मिल जाएगी और ये उससे मूव करना स्टार्ट हो जाएगा. तो आपको पॉसिबिलिटी देखनी है, क्या ऐसा हो सकता है. बिल्कुल हो सकता है. क्या नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है कि ये जो रेस्ट वाला है उस पर कोई आगे हिट करे उसके बावजूद भी वो चले ना. ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है. वो आपका कॉमन सेंस है और अपने पास है क्या, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन. सो व्हाटएवर द लीनियर मोमेंटम इनिशियली इज फाइनली हैज टू बी द सेम वैल्यू. और भी एक कौन सी पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती है. अगर आपसे ऐसा बोलता कि क्या ये पॉसिबल है, मैं आपसे पूछता दिस वन, अगर आपसे पूछता कि लेट से क्या ऐसा पॉसिबल है ये v1 से चल रहा हो या v2 से चल रहा हो, इज इट पॉसिबल. v1 v2 दोनों नॉन जीरो है. ये बिफोर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, इज दिस, कैन दिस बी अ पॉसिबिलिटी, यस और नो. जहां पर v1 v2 दोनों नॉन जीरो नंबर हैं, तो आप बोलोगे कि यहाँ पर भी No. मोमेंटम जीरो नहीं है और हमारा पर्पज है कि मोमेंटम जीरो नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं होगा. आप समझ में आ रहा होगा क्यों, क्योंकि इसका जो मोमेंटम आएगा वो नेगेटिव आएगा फाइनल वाले का. एज्यूमिंग प्लस एक्स डायरेक्शन एज अ पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव बनेगा, जबकि यहाँ पर मोमेंटम कैसा है, पॉजिटिव है. तो आपको मोमेंटम बराबर करना है, ये हमारा कंसर्न है. So as long as initial momentum becomes equal to final momentum, things will be acceptable, right? So हालांकि ऐसा ऑप्शन दिया नहीं था, वरना वो भी आप बोलेंगे कि पॉसिबल नहीं है. तो फर्स्ट रेस पे आ सकता है, यस. सेकंड केवल फॉरवर्ड मूव करेगा, केवल और केवल फॉरवर्ड मूव करेगा. ये सेकंड के पास कंस्ट्रेंट है और फर्स्ट के पास कोई कंस्ट्रेंट नहीं है. फर्स्ट आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, स्टे कर सकता है. तो इट कैन हैव अ जीरो वेलोसिटी, इट कैन गो बैकवर्ड, इट कैन गो फॉरवर्ड. क्लियर हुआ? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. डाउट है तो आपको बोलने का. हाँ, आपका नो आंसर करेक्ट था. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है. सिमिलर टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है. अभी फोर्थ केस आपको बताना है, तो मैं वापस आ जाता हूँ. In fourth case, if the stationary object is of very heavy mass of or wall, then it would be correct. स्टेशनरी, हाँ, ये वही फोर्स तब करेक्ट हो जाएगा अगर हमने m2 को बहुत बड़ा पकड़ लिया. इट्स लाइक m2 अर्थ के बराबर हो गया और m1 एक छोटा सा बॉल हो गया. तो अगर हम छोटे से बॉल को अर्थ को हिट करेंगे तो क्या अर्थ मूव करेगा? कॉन्सेप्चुअली थ्योरेटिकली करेगा, लेकिन वो बहुत कम करेगा, ना के बराबर करेगा. तो प्रैक्टिकली वो बिल्कुल नहीं करेगा. सर क्वेश्चन यहाँ पर में अब देखो, मेंशन्ड भी है सर फाइनाइट बॉडी. एग्जैक्टली, तो इसमें फाइनाइट बॉडी मेंशन्ड है, इसलिए हम उसके बारे में वो पॉइंट यूज नहीं कर रहे हैं. जो आपने पूछा वो इफ कंडीशन लगा के पूछा है. तो अगर ऐसा है तो उस इफ केस के लिए फिर आप बोलोगे यस. सर सर यस, somebody wants to ask. सर अगर वो फाइनाइट बॉडी कोई ऐसी बॉडी रही कि जो सारा मोमेंटम ये कर लेगी, अब्सॉर्ब कर लेगी सर, तो दूसरा बॉल पे रेस्ट पे नहीं आएगा क्या? देखो क्या होगा कि जब कभी आपको नई सिचुएशन सर्च करनी हो तो कोलिजन के टाइम पर आपको ये देखना होगा पहले कि क्या नेट फोर्स जीरो है. कॉन्सेप्ट अपना ये है, उसी का एप्लीकेशन है. नेट फोर्स जीरो अगर है तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए. फिर आपको ये देखना होगा हमारा लीनियर मोमेंटम इनिशियली सेकंड बॉल का जीरो है, फर्स्ट के पास पॉजिटिव है. तो हमको फाइनली भी इन्हीं दोनों का कंबाइंड लीनियर मोमेंटम पॉजिटिव आना चाहिए. दैट इज व्हाट द रिक्वायरमेंट इज. अब वो पॉजिटिव किन किन कंडीशन से आ सकता है, वो सारी कंडीशन एक्सेप्टेबल है.
जैसे कि पहला इसने बोला दोनों जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव मोमेंटम नहीं दे रहा है। जो मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ किया ये भी नहीं क्योंकि ये नेगेटिव मोमेंटम दे रहा है। दोनों क्या आगे हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। क्या ये जीरो और ये आगे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या ये जीरो आगे हो सकता है? ये नहीं हो सकता है क्योंकि इस पे हिट हुआ है तो इम्पल्स लगा होगा तो इसलिए इसको आगे बढ़ने का। तो आपकी सारी सारी पॉसिबिलिटी इस कॉन्सेप्ट को बैकग्राउंड माइंड में रख करके देखना होता है। हो सकता है आप कॉमन सेंस लगाओ, आपका कॉमन सेंस उतना ना जमे तो आपके बैकग्राउंड माइंड में ये चलना चाहिए कि हमको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करना है। और यहाँ पर मैंने समझाया अभी, देखो ये कैसे मैथ में पूरा कॉन्सेप्चुअली कि वी डैश निकाला, v2 डैश निकाला, यानी आप बाद वाली वेलोसिटीज निकाली, वो ये आई। अब इन वेलोसिटीज को देख करके आप क्लेम कर सकते हो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। आपने लिखा अगर मोमेंटम एब्जॉर्ब करेगा तो फिर इक्वल टू 1 नहीं होगा। इस वाले क्वेश्चन में ई के बारे में उसने कुछ नहीं बोला, तो आपके पास ई की फ्रीडम है। ई आप 0 से लेकर के 1 कुछ भी ले सकते हो। यू हैव अ फ्रीडम फॉर ई। मोमेंटम एब्जॉर्ब करने का मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा लाइन इनको जमा नहीं। मोमेंटम एब्जॉर्ब करने का मतलब होता है कि मोमेंटम वैसे एब्जॉर्ब नहीं करता है। आप देखो कलेक्टिवली देखो, मोमेंटम कंजर्व रहता है। वो ट्रांसफर हो सकता है एक बॉल से दूसरे बॉल पर, बट टोटल कंजर्व रहेगा, कंजर्व रहेगा। और जहां भी मोमेंटम एब्जॉर्ब होगा तो वहां पर हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन नहीं लगाएंगे, वहां पर फिर फोर्स जीरो नहीं आएगा। तो आप एब्जॉर्ब करने के बजाय ऐसा टर्म यूज कीजिए कि मोमेंटम हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन टू अनदर, और टोटल मोमेंटम ऑफ दैट सिस्टम विल ऑलवेज रिमेन द सेम एज लॉन्ग एज देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग। और अगर आपने जैसे इसको वॉल बोला था, आपके दिमाग में ये भी चल रहा होगा अगर ये वॉल रहा होता है राइट, तो वॉल क्या होती है, फिक्स होती है कहीं ना कहीं। तो जब इसको हिट करेगा तो वो नॉर्मल रिएक्शन, इंपल्सिव रिएक्शन लगेगा, तो फिर लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाला कॉन्सेप्ट आता नहीं है वहां पे। और जो हमने जो आपने को क्लास में जो क्वेश्चन कराया था कि एक वॉल आ रही है हैवी, तो उसको वॉल को ऐसा माना गया था कि दैट इज अ मूवेबल वॉल। अगर उस पर कोई फोर्स लगाएगा तो वो मूव कर सकता है। दैट वाज नॉट अ फिक्स्ड वॉल। आपको ये भी क्वेश्चन में ध्यान में देखना होगा क्या वॉल फिक्स्ड है। जनरली वॉल का मतलब फिक्स होता है, और जो हम लोगों ने कंसीडर किया था दैट वाज अ। हाँ, आई की ई के बारे में कुछ भी नहीं दिया है। दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, ई कैन बी टेकन एनीथिंग, यू नीड टू जस्ट लुक फॉर द पॉसिबिलिटीज। यस सर, पर एक्सटर्नल फोर्स भी यहाँ पे जीरो नहीं दिया है। कोलिजन हो रहा है तो फिर ये अपने को मान के चलना होता है कि दोनों बॉडी फ्री हैं। देखो इसने बोला ना कि अ बॉडी मूविंग टूवर्ड्स अ फाइनाइट बॉडी एट रेस्ट कोलाइड्स विद इट। तो अब थोड़ा सा अपने को आगे समझना है कि जैसे इसने कोलाइड्स लिखा है और आगे कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब ये सिंपल कोलिजन वाले केस की बात कर रहा है। और कुछ भी नहीं लिखा है इसका मतलब है कि कोलिजन में हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, उसको हम करेंगे। तो कई बार वो बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में लिखता है। ऐसे क्वेश्चन में अगर उसको लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आपसे नहीं कराना होगा तो मेंशन करेगा कि वहां पर फ्रिक्शन लग रहा था, या फिर ये मेंशन करेगा कि वो रिजिडली फिक्स्ड है, हिंज्ड है। तो अगर कोलिजन वर्ड आता है तो इसका मतलब हम समझेंगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन अलाउ किया जा रहा है अनटिल एंड अनलेस वो कोई फोर्स के मेंशन करे। अब सोचो अगर आपको कोई फोर्स नहीं दिया गया तो आप क्या एज्यूम करोगे? कोई फोर्स नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाट वी नीड टू एज्यूम ओवर हियर कि कोई फोर्स नहीं है। सो इन दोनों को कलेक्टिवली कंसीडर करेंगे तो वो इंपल्स फोर्स विल बी इंटरनल। यस सर एग्जैक्टली आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइक ई के जो वैल्यूज जो डिफर होते हैं उससे वेलोसिटी में क्या क्या प्रैक्टिकली उसका मीनिंग क्या है, मतलब Okay. इक्वल टू 1 पे। उसको अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लूँ तो डेफिनेटली कर सकता। मैं इधर साइड पे थोड़ा स्पेस बार करता हूँ, सभी लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है, एक केस आपने किया था, मैं आपको पुरानी केस रिकॉल करा था, उससे समझेगा। लेट्स से कि अपने पास एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट किसी यू वेलोसिटी से आता है। दोनों के सिंपल केस के लिए तो आपने देखा था कि अगर ई की वैल्यू 1 हुई तो वो मास वो वेलोसिटीज को इंटरचेंज कर लेते हैं। पॉइंट ये होता है कि ई बेसिकली ये कहता है कि इक्वल टू 1, जिसको हम इलास्टिक कोलिजन कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जितनी जो बॉडीज ड्यूरिंग कोलिजन डिफॉर्म होती हैं,
जब ये कोलाइड करेंगे तो ये डिफॉर्म हो जाते हैं, एक दूसरे को कंप्रेस करते हैं, एक दूसरे को भी कर सकते हैं। जैसे इस केस में फर्स्ट वाला सेकंड को कंप्रेस करेगा तो दैट सी बात है कि इंटरनल फोर्स लगेंगे। तो जब ये कंप्रेस कर रहे होते हैं तो जो की काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल में चली जाती है, पोटेंशियल में चली जाती है। और अगर आप इस तरह से देखोगे तो और भी आपको क्लियर समझ में आएगा कि लेट से दोनों की वेलोसिटी पकड़ते हैं, ये इधर जा रहा था, ये इधर जा रहा था, अच्छे से कोलाइड कर रहे हैं। सो ऐसा भी एक मोमेंट आ सकता है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाए, 0 हो जाए एक मोमेंट के लिए, एक मोमेंट के लिए, अगर इनिशियल मोमेंटम 0 है तो पॉइंट इज कि इनके पास जो एनर्जी होती है, ई का रिलेशन जो है वो एनर्जी से भी है। सो इनका जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम का वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो गई है। फिर इसके बाद में ये अपने आप को रिफॉर्म करते हैं। जब ये रिफॉर्म करेंगे तो फिर ये फिर से डिटैच हो जाएंगे। डिटैच होने के बाद यस सर, इसका एग्जांपल हम क्रिकेट के बॉल से ले सकते हैं क्या? वो बहुत हार्ड होते हैं, मतलब वो बैट से जब कोलाइड करेंगे तो उनका डिफॉर्मेशन सबसे कम होगा और मैक्सिमम रेंज मिल सकती है। आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट मैक्सिमम रेंज मिलना वो एक दूसरी कहानी है। कोई भी इंटरेक्शन होता है, चाहे वो बैट का बॉल से हो या बॉल का बॉल से हो या बॉल का बॉल से हो या फिर आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट, कार का कार से हो या कार का बाइक से हो, सब में यही स्टोरी चलती है। और उसी स्टोरी को आपको पहले समझना है। जब ये डिटैच होते हैं तो उसके पास इनकी अपनी खुद की वेलोसिटीज आती हैं, मे बी लाइक दिस, और फिर अपनी ये काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा करके कर लेते हैं। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी सिस्टम की, यहाँ पर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। नो, एनर्जी इन जनरल ओवरऑल कंजर्व रहती है, बट क्या होगा कि अगर इसमें डिफॉर्मेशन के बाद जो रिफॉर्मेशन हुआ, फिर से रिफॉर्म हुई बॉडीज, अगर वो कंप्लीट नहीं हो पाया तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कम रहेगा। फाइनल काइनेटिक एनर्जी विल बी लेस एज कंपेयर टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ई की वैल्यू 1 से छोटी है। सो अगर कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज लेस देन 1, इसका मतलब सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी हैज वेस्टेड ड्यूरिंग द इम्पल्स और दिस इम्पैक्ट और कोलिजन, either in the form of heat or in the form of sound or in the form of light or maybe in some deformation format. तो प्रैक्टिकली ये स्टोरी चलती है। बट एक इसका आइडियल केस होता है, आइडियल केस होता है इक्वल टू 1। अगर इक्वल टू 1 होगा तो जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आएगी सिस्टम की, वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। दैट मींस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी वेंट इनटू द पोटेंशियल, देन केम फ्रॉम पोटेंशियल टू काइनेटिक इन टोटलिटी। सो देयर इज नो वेस्टेज ऑफ एनर्जी। सो इक्वल टू 1 का मतलब होता है कि एनर्जी का वेस्टेज नहीं हुआ है और कोई भी काइनेटिक एनर्जी का वेस्टेज नहीं हुआ है। और E इज लेस देन मतलब काइनेटिक एनर्जी का वेस्टेज हुआ है। और इक्वल टू 0 का मतलब है मैक्सिमम लॉस हुआ है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और इक्वल टू 0 का मतलब और भी होता है कि दोनों बॉडीज फिर साथ साथ चलने वाले हैं। सो कोलिजन के बाद अगर दोनों बॉडीज एक साथ चल रहे हैं, both the bodies they together made a bigger body, मैंने अच्छे से बनाया, वैसे डिफॉर्म होके उतना अच्छा नहीं बनेगा, तो ये जो फाइनल वेलोसिटी आएगी वो एक साथ आ जाएगी। तो इक्वल टू 0 में the bodies gain the same velocity after the collision along the line of impact, और इक्वल टू 1 पर एनर्जी का लॉस नहीं होता है। इक्वल टू 0 पर मैक्सिमम लॉस होता है और E लेस देन 1 पे प्रैक्टिकल केस होता है जिसमें लॉसेस इन्वॉल्व होते हैं। तो ये एनर्जी के टर्म में E का मीनिंग होता है। वेलोसिटीज के टर्म में रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी आफ्टर द कोलिजन, और इक्वल टू 1 में जितना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन था उतना ही वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रहेगा। तो सेपरेशन वेलोसिटी और अप्रोच वेलोसिटी आपस में बराबर होती है। तो प्रैक्टिकल मीनिंग इसका यही है कि एनर्जीज वही रहती है। एक छोटा सा एग्जांपल आप देख सकते हो, जैसे आपने आपके पास कोई रबर बॉल हो और उसको आप किसी एक हाइट से जस्ट ड्रॉप करो और अपने हैंड को वहीं पे रखो। अगर आप वो बॉल रिटर्न होकर के आपके हैंड तक वापस आया, इसका मतलब E की वैल्यू 1 थी, क्योंकि जब वो ग्राउंड को स्ट्राइक किया होगा उसने, उस मोमेंट पर अगर उसको उतना ही वेलोसिटी मिला होगा रिटर्न में, ऐसे अगर ये V0 से स्ट्राइक किया और V0 उसको मिला, तो जितने हाइट से आया है ये उसी हाइट तक चला जाएगा, सेम हाइट तक गया, इसका मतलब इक्वल टू 1 था। बट आप प्रैक्टिकली में देखते होंगे बहुत सारी ऐसी हार्ड बॉल लोगे तो उससे कम हाइट तक जाता है, इसका मतलब E की वैल्यू 1 से छोटा है। कुछ स्पेशल मटेरियल्स भी आते हैं जिसमें इस हाइट से ऊपर बॉल भी जा सकती है, बहुत रेयर मटेरियल्स हैं, बट ऐसे मटेरियल्स होते हैं कि आप किसी एक हाइट से ड्रॉप करो तो उसके आपके हैंड के लेवल को क्रॉस कर भी सकता है आफ्टर कोलाइडिंग द ग्राउंड। उस केस के लिए E की वैल्यू मोर देन 1 होती है, बट दीज आर द वेरी रेयर मटेरियल्स।
सर कौन से मटेरियल होते हैं जहाँ पर E की वैल्यू मोर देन 1 होती है? It will be very difficult for me to take name कि कौन से मटेरियल से वो मिलके बना होता है, but in market or some fairs you can find shops की वो ऐसे balls होते हैं छोटे छोटे, और उनको आप लेके आओ, वो दिखाते हैं ड्रॉप करके। आपने कभी कई लोग आपने सर लोगों वो ने देखा भी होगा, तो वो आप देखोगे कि जहाँ से आप ड्रॉप करोगे उससे ज्यादा हाइट तक वो चले जाते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा मिलता नहीं आपको, इन जनरल वे पे नहीं मिलेगा, बट इन सर्टेन केसेस यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ स्टफ। पिन बॉल और भी कई तरह के केसेस हैं, कभी कभी आप देखोगे, बट वो आपको फिर वो आपको ऐसा एज्यूम नहीं करना अनटिल एंड अनलेस। ये मैंने पॉइंट इसलिए बोला कि अगर कभी क्वेश्चन कहता है कि किसी के लिए ई की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो आपको उसको ये मान के चलना है कि ऐसा फीजिबल है, राइट? और इन जनरल जो आपको होगा वो ई की वैल्यू लेस देन, तो अपने को जो बताएगा ई इज लेस देन 1 और ग्रेटर देन 0। तो अब आपको ये आइडिया लगा होगा 1 का मतलब क्या है। 1 का मतलब एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है। यू कैन थिंक ऑफ ई इक्वल टू 0 भी एक आइडियलिस्टिक कंडीशन। कोई भी बॉल को अगर आप ड्रॉप करोगे तो वो जरूर बाउंस बैक करेगी। E0 का एक और मतलब हुआ कि अगर आपने किसी बॉल को ड्रॉप किया तो ये आकर के ग्राउंड से स्टिक कर गया, बिल्कुल भी जंप नहीं किया। अगर बिल्कुल भी जंप नहीं किया इसका मतलब उसका E0 है, और सेम वेलोसिटी से जंप किया उसका मतलब E इक्वल टू 1 है। So this is example of equal to 1, this is example of equal to 0. So immediately rest पर आना। कुछ आइडिया लगा होगा आपको, और बाकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस वगैरह तो आप इसके देख ही रहे हैं। ओवर द टाइम और भी लगेगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं so that we can complete this. Question number 9. हाँ, हैवी मेटल बॉल्स होंगे तो वो आपको लगेगा कि गिरने के बाद ग्राउंड पर आ गया, बट अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे दे विल जंप अ बिट। सो E इक्वल टू 0 बेसिकली एक आइडियलिस्टिक कंडीशन है, ऐसा आप बोल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 सेज कि स्प्रिंग टू ब्लॉक सिस्टम है, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, एक को आपने वेलोसिटी दिया है, स्मूथ सरफेस रहा होगा, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, बी को वेलोसिटी दिया गया है। व्हेन द स्प्रिंग इज इन नेचुरल लेंथ, इनिशियली नेचुरल लेंथ में थी, सब्सिक्वेंट मोशन के बारे में बताना कि फ्यूचर में क्या होगा। साइंस का मतलब यही होता है कि आपको प्रेजेंट सिचुएशन दी जाएगी, फ्यूचर के बारे में आप प्रेडिक्ट करोगे, वो भी साइंटिफिकली। सो फर्स्ट इज मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ बी की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? V0। ये आपको पता करना whether this statement is correct or not। सोल्यूशन यहाँ पे दिया गया, वो आप देख सकते हो। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। सर इसमें थोड़ा SHM है। बिल्कुल नहीं, अभी जितना आप लोगों ने पढ़ा है उससे आप अपना आंसर दे सकते हो। हाँ, कुछ पॉइंट को कैलकुलेट करने के लिए SHM की जरूरत पड़ सकती है, बट इस क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया है वो उतना ही बेसिस पर है जितना आपने पढ़ा है। सर कैन यू सॉल्व दिस क्वेश्चन सेपरेटली? हाँ, हम लोग इसके सॉल्व कर लेते हैं। जैसे इसने पूछा है कि मैक्सिमम वेलोसिटी V0 ही होगी बी की, तो अपने को देखना कि बी के साथ क्या होने वाला फ्यूचर में। अभी ये नेचुरल लेंथ पर और आपने बी को मूव कराया, तो पहले बी मूव करेगा, बी मूव करेगा तो स्प्रिंग इलोंगेट होगी, स्प्रिंग इलोंगेट करेगी तो फिर इस पर स्प्रिंग फोर्स आएगा, दोनों पर आएगा इनफैक्ट। सो आप आओगे जस्ट आफ्टर, इस पर एक फोर्स इधर लगना स्टार्ट होगा और इधर भी एक फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। नाउ ये जो फोर्स है ओवर द टाइम बढ़ रहा होगा क्योंकि V0 बढ़ रहा है। अब V0 है वो धीरे धीरे कम होगा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस चलेगा, तो x चेंज करेगा इसलिए फोर्स बढ़ेगा, यानी ये वेरिएबल एक्सेलरेशन से आगे बढ़ेगा, ये वेरिएबल एक्सेलरेशन से बैक साइड जाएगा। बैक साइड जाएगा ये सही नहीं बोला, ये जाएगा आगे लेकिन एक्सेलरेशन बैक साइड लगेगा, यानी रिटार्डेशन लगेगा। नाउ इसको सॉल्व करना काइनेमेटिक्स से टफ है, इसलिए इसको हम लोग SHM में इसकी कैलकुलेशंस करेंगे। इस पे ये जो A की वैल्यू है वो टाइम के साथ और पोजीशन के साथ बदलेगी और फोर्स भी बदल रहा है, बट हम कॉमन सेंस जानते हैं कि इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी क्योंकि रिटार्डेशन लगा है। किस रेट से कम हो रहा है, कैसे कम हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट इशू, बट डेफिनेटली इट्स गोइंग टू स्लो डाउन। दोनों के मासेस बराबर हैं, तो इसके बाद एक कैसा केस आएगा जब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे जाएगा। मैं यहाँ पे फिगर बनाता, अगर आप देख पाए नीचे कहीं बना रहा हूँ, तो मैक्सिमम इलोंगेशन केस आया, x की वैल्यू मैक्स होगी, उस समय दोनों के पास सेम वेलोसिटी आती है, हम लोग जान चुके हैं। तो ये V0/2 से चलेगा, ये V0/2 से चलेगा। अब ये कहां से आया? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन।
you make a linear momentum conservation in the horizontal direction, you will find it. Initially mv naught था, बाद में mv plus mv हो जाएगा, माना कि v velocity है तो v की वैल्यू v naught by 2 हो जाएगी. तो मैक्सिमम इलोंगेशन केस में दोनों इस तरह से चलेंगे. अब देखो कि v naught की v के साथ क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी कम होते होते v naught होगी. अभी भी ये मैक्सिमम इलोंगेशन है, इसका मतलब सर हम अभी भी सेंटर ये, ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं, किसी भी मोमेंट पे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास के बारे में. और इनफैक्ट पाएंगे कि सेंटर ऑफ मास के बारे में आपको ये बोलना होगा उसका एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि जितना a ये इधर है उतना a इधर है, दोनों के मासेस भी बराबर हैं. तो इस केस में आप पाओगे ACM 0 है, वो इसलिए क्योंकि नेट फोर्स 0 है इस सिस्टम पर. तो सेंटर ऑफ मास नहीं मूव कर रहा है, बाकी पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं. Now this will say कि अभी भी रिटार्डेशन है और इसमें अभी भी एक्सेलरेशन है. इसका मतलब ये कम होता रहेगा. एक स्टेज आएगा कि जब ये फिर से नेचुरल लेंथ पे जाएगा, फिर से नेचुरल लेंथ पे जाएगा. उस सिचुएशन पे क्या होगा, इस एक्सप्लेनेशन से आपको ये भी समझ में आएगा कि चल क्या रहा है. जब ये नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आएगी, देन यू विल फाइंड कि ये जो बी ब्लॉक है उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, इसके पास वेलोसिटी v naught आ जाएगी. B is now at rest momentarily and A moves with this velocity. Now ये velocity exchange क्यों हो गई, क्योंकि दोनों के मास बराबर थे, अदरवाइज हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन से निकालते हैं. तो ये नेचुरल लेंथ हो गया. इसके बाद क्या होगा, अब ये इसका फ्यूचर क्या है, अब ये इसको फिर स्प्रिंग को फिर से कंप्रेस करेगा. नाउ अगर ये A स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, देन यू विल फाइंड कि B पर इधर एक्सेलरेशन या फोर्स लगना स्टार्ट करेगा. स्लोली B की वेलोसिटी बढ़ेगी, बढ़ते बढ़ते B की वेलोसिटी फिर से ये v naught तक जा सकती है, क्योंकि A अपनी वेलोसिटी B को देगा. तो स्टोरी क्या चलेगी, पहले B के पास पूरी वेलोसिटी थी, फिर एक मोमेंट आएगा दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, दैट विल बी द मैक्सिमम इलोंगेशन केस. देन total velocity will come over A, B will be at rest, that's again natural position. And then again ये compression start होगा, फिर maximum compression आएगा, दोनों की velocities फिर से बराबर होंगी. And then फिर से natural stage पे आने के बाद इसके पास v naught आएगा. तो इसी चीज को ये बार बार रिपीट करता रहेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा. तो आपने देखा कि B के पास जो वेलोसिटी होती है वो v naught से v naught by 2 0, 0 से v naught by 2, फिर v naught, फिर v naught से v naught by 2 0, इस तरह से फ्लक्चुएट करती रहेगी ओवर द टाइम. तो ये पीरियोडिकली चेंज करेगा और वो उसको हम SHM जैसा नाम भी देते हैं फ्यूचर में. तो पॉइंट इज कि B के पास जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम v naught है, मिनिमम 0 है. तो अगर आपसे पूछता है कि v की वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी करती है, 0 से v naught. A के पास वेलोसिटी कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से v naught. तो एक 1 पॉइंट को हम करेक्ट बोल देंगे, क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी v naught ही है. यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन है, मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये दो रूल्स आप लगा रहे हो. इसके बाद आपसे पूछता है कि as seen from the ground A can move towards right only. A के बारे में पूछा. आप देखो A कैसा चला, पहले से फोर्स फॉरवर्ड लगा तो आगे चला, फिर इसके बाद में अभी भी आगे चल रहा है, फिर आप देखोगे अभी भी आगे चल रहा है. और सिंस ये आगे चलेगा या फिर इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो 0 से v naught तक इसकी वेलोसिटी रहनी है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में. 0 से v naught तक वेलोसिटी रहनी है, पॉजिटिव डायरेक्शन में रहनी है. इसका मतलब ये हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में ही चलेगा, इसलिए आप इसको भी मार्क कर दोगे. एंड यहाँ पर जो सॉल्व किया गया वो सेंटर ऑफ मास से किया गया. आप सेंटर ऑफ मास से भी कर सकते हो, हालांकि सेकंड पार्ट के लिए आपको ग्राउंड फ्रेम लेना पड़ेगा, क्योंकि उसने ग्राउंड फ्रेम बोला है. सर LMC से जो वेलोसिटी आएगी और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम ही होगी ना? बिल्कुल, दोनों का एक ही मतलब होता है. लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फंडा एक ही रहता है, तो आप आइदर वे से कैलकुलेट कर सकते हो. यहाँ पे जैसे निकाला गया सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमेशा v naught by 2 रहेगी. थर्ड बोलता है, थर्ड में क्या इशू है देखते हैं. स्प्रिंग विल बी मैक्सिमम एलोंगेशन व्हेन A एंड B स्टॉप. आप देखोगे मैक्सिमम एलोंगेशन में दोनों के पास वेलोसिटी है, इक्वल वेलोसिटी है, स्टॉप नहीं कर रहा है. ये जनरली अपने को अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैक्सिमम में दोनों रुक जाएंगे. बिल्कुल नहीं, मैक्सिमम केस में दोनों के पास सेम वेलोसिटी होती है. दैट इज द पॉइंट जिसको हमने हाईलाइट किया था, आपने नोट किया था, इसलिए थर्ड को नहीं मार्क करेंगे. फोर्थ, द स्प्रिंग विल बी नेचुरल लेंथ अगेन व्हेन B इज एट रेस्ट. सी देयर, नेचुरल लेंथ पर जब आता है तो B रेस्ट पर आता है, मोमेंटरली मार्क कर देंगे. इसके एक्सप्लेनेशन से आपको समझ में आएगा कि फ्यूचर में ये बॉडी, ये सिस्टम कैसे मूव करता है. पहले इलोंगेट करेगा, मैक्सिमम इलोंगेशन होगा, फिर इलोंगेशन कम होगा, नेचुरल लेंथ पर आएगा, फिर कंप्रेशन होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, फिर कंप्रेशन कम होगा, नेचुरल लेंथ पर आएगा, फिर से इसी चीज को रिपीट करेगा और हमेशा के लिए चलता रहेगा, हमेशा के लिए चलता रहेगा. और ऑलवेज किस वेलोसिटी से चलेगा, v naught by 2 से फॉरवर्ड डायरेक्शन में.
अच्छा सवाल था, कई सारे पॉइंट्स थे और एग्जाम के लिए फेवरेबल क्वेश्चन है, तो उसको कंप्लीट कर लेना। कुछ पॉइंट्स अगर आपने पहले नहीं समझा तो उसको नोट में ऐड करने का। क्वेश्चन नंबर 10, it says in head on elastic collision of two bodies what happens, then you know velocities interchange और इक्वल मास के हैं तो स्पीड भी इंटरचेंज होती है, क्योंकि अगर वेलोसिटी इंटरचेंज हो रहा है तो स्पीड तो डेफिनेटली इंटरचेंज हो रहा होगा। मोमेंटा इंटरचेंज होता है, मोमेंटा का मतलब लीनियर मोमेंटम, वो भी इंटरचेंज होगा क्योंकि मास बराबर है, तो वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट भी बराबर होगा, वो भी इंटरचेंज कर जाएगा। फास्टर बॉडी स्लो हो जाता है, स्लो बॉडी फास्टर हो जाता है। बिल्कुल सही बोला, 4 ऑप्शन सही है मार्क करने का। क्वेश्चन नंबर 11, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में किया था अगर आपको याद है तो, और इसके बाद आपने सॉल्व कर लिया होगा, कर लेना चाहिए। बाकी इसका सोल्यूशन यहाँ पे दिखा है, आप देख लीजिए कि क्या किया गया था और मेजॉरिटी ने करेक्ट किया होगा। तो 11th मैं नहीं बता रहा हूँ बिकॉज वी हैड अ वेरी सिमिलर क्वेश्चन, वहां पर x क्यूब लिखा था, यहाँ पर kx स्क्वायर है, दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 12, दो ब्लॉक्स हैं और एक को मूव करा दो, तो सेंटर ऑफ मास, आपका पर्पस है कि सेंटर ऑफ मास ना बदले, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 होनी चाहिए, पोजीशन बदलना नहीं चाहिए। तो आप देखो कि एक्सियम की वैल्यू ये होती है, ये भी एक अच्छा फॉर्मूला है। इस तरह से हम चीजों को देख सकते हैं कि एक्स, मैंने हालांकि शॉर्ट में बताया था पहले, एक्सियम को अगर हम लिखें तो इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्सियम लगाएंगे, दैट मींस चेंज इन सेंटर ऑफ मास। तो वो जो डेल्टा आएगा, डेल्टा का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, तो ये डिफरेंशिएशन डिनोमिनेटर तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, फिर m के अंदर जाएगा तो x पर लगेगा और ये x2 पर लगेगा। तो ये जो फॉर्मूला बनता है चेंज का, इसको आप याद रख सकते हो। डायरेक्टली हम चेंज यहाँ से निकाल सकते हैं, जब कभी हमको सेंटर ऑफ मास की लोकेशन में चेंज कैलकुलेट करना हो तो इसको यूज कर सकते हैं। उसके लिए क्या चाहिए, m1 का मास, m1 की लोकेशन का चेंज, m2 का मास, m2 के सेंटर ऑफ मास का चेंज डिवाइड बाय m1 plus m2, that will let to know what is the change in the position of center of mass. Yes. सर हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि मासेस 0,0 पर होंगे और फिर 2,0 पर होंगे। इस क्वेश्चन में कर सकते हो क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने पोजीशन स्पेसिफाई नहीं की है, तो आप पोजीशन कहीं भी एज्यूम कर सकते हो, चलता है। और अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो एक्सियम वैसे आ जाएगा, फिर इसके पोजीशन चेंज बताया गया, इसका पोजीशन चेंज, और पूरा साइन के साथ आता है। जैसे माइनस आया, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में ले जाने का, पॉजिटिव आएगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाने का। हालांकि यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड पूछा था, डिस्टेंस पूछा था, तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए 1 बताने का। सर ये न्यूमेरिकल रिस्पांस में मतलब कभी भी आंसर नेगेटिव नहीं हो सकता क्या? वो डिपेंड करता, देना चाहे, बिकॉज वो थोड़ा सा चेक करना सॉफ्टवेयर के लिए प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो पॉजिटिव इंटीजर ही देते हैं। और वो क्रिस्टल क्लियर मेंशन करेंगे पेपर में पहले कि हम किस तरह के न्यूमेरिकल्स ले पाएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स या पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव वो नहीं लेते हैं। उसकी वजह से रीजन है कि कई बार स्टूडेंट जब पेन पेपर का टेस्ट था तो वो माइनस बनाए प्लस बनाए, उसको उसका इश्यू ना रहे। दूसरा ये था कि अब सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है तो कई बार डिटेक्ट करना इश्यू बनता है माइनस साइन को। कुछ लोग माइनस की बजाय अंडरस्कोर वाला लगा देते हैं तो फिर वो जमता नहीं है, इसलिए वो सिंप्लिसिटी के लिए प्लस ही रखते हैं। अभी तक का जो ट्रेंड है, फ्यूचर में माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, दे हैव ऑल राइट्स। 13th, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एससीबी की बुक में मिला होगा आपको, आपने पढ़ा भी होगा। और इसने ग्रेविटी फ्री हॉल का है, तो ग्रेविटी फ्री का मतलब होता है कि जब ये मेल्ट हो जाएगा तो जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसी स्ट्रक्चर के रहेंगे। अगर ग्रेविटी वाला केस रहा होता तो फिर ये वाटर इस तरह से फैल जाता, तो सेंटर ऑफ मास डेफिनेटली नीचे आ जाता। और वैसे भी न्यूमेरिकल में हमने रखा था, तो इसका मतलब है कि जो आंसर आएगा वो एम एल इन सबसे इंडिपेंडेंट ही होगा, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। तो पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप पाओगे इस पूरे सिस्टम पर वेलोसिटी 0 है, फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो चेंज। सर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था जो इससे नहीं इतना, पर जो स्पेस में जो जीरो ग्रेविटी रहती है उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स वो सर्कुलर या फिर स्फेरिकल शेप में क्यों कन्वर्ट हो जाते हैं?
वो आप फ्लूइड चैप्टर में पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जिसको सरफेस टेंशन कहते हैं। आपने स्पेस में क्या, आपने ग्राउंड यहाँ पर भी देखा होगा, टैप से जो वाटर फॉल करता है, अगर उनको फ्री कर दिया जाए तो वो सॉलिड स्फीयर यानी ये स्फेरिकल शेप के रहते हैं नॉर्मली। हालांकि ग्रेविटी की वजह से कई बार इस तरह से elongate हो जाते हैं नीचे की तरफ, स्पेस पर परफेक्टली स्फीयर रहते हैं। उसके पीछे जो लॉजिक है वो सरफेस टेंशन नाम की प्रॉपर्टी है, वो हम लोग पढ़ेंगे तब आपको समझ में सर आएगा। रोटेशन के बाद हम हीट पढ़ेंगे या फिर मैकेनिक्स कंटिन्यू करेंगे? ऑर्डर ऑफ चैप्टर्स मैंने स्टार्टिंग वाले वीडियो में बोला है, वो जो लॉजिकल ऑर्डर है, तो एक बार उसको आप देख लोगे तो आपको पता चलेगा कि हम किस सीक्वेंस पे जाने वाले हैं। और रोटेशन के बाद में जो अगला आने वाला है दैट विल बी ग्रेविटेशन, देन फ्लूइड, देन एसएचएम, देन वेव, एंड देन लास्ट में 11th का लास्ट चैप्टर जो होगा वो हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। इस पे अगेन ये वो केस है, इस तरह का हम लोगों ने केस किया था कि एक प्लैंक है, 2 पर्सन खड़े हुए हैं, फिर वो मिलते हैं आकर के, तो क्या चलता है बताइए। स्टिल वाटर है, इसका मतलब वाटर मूव नहीं कर रहा है। सो इसको आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर किसी के लिए इश्यू है तो आप बोलना, वरना तो मैं स्किप करता इसको। इसमें ऐसा एक क्वेश्चन लोगों ने किया था, एक बंदा यहाँ पर है, एक बंदा यहाँ पर है, इधर आता है, उधर आता है। ये एक सिंगल बंदे का एग्जाम्पल दिया होगा। तो बताइए, तो अपने को क्या करना है, एक्सियम इनिशियली निकालना है, एक्सियम फाइनली निकालना है, दोनों को बराबर कर देने का, पता चल जाएगा। किसी के लिए एक्सप्लेन करना है, वरना ये सोल्यूशन दिया है, आप सोल्यूशन भी पढ़ सकते हो, पता चलेगा। ये भी एससी वर्मा के बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्टली सेट किया है। सर यस हेलो सर, एचसीवी में एक क्वेश्चन था कि अगर एस्ट्रोनॉट अपना वजन कम कर ले फिर भी उनकी वेलोसिटी कम नहीं होती, जैसे कि मतलब एक रॉकेट सर, वो वेलोसिटी पे जाता है। जिसमें 2 एस्ट्रोनॉट बनाए थे और वो सारी कहानी बनाई थी, वही है क्या? हाँ हाँ, उसमें आप वो देखो दो ना कि वो एक इनक्लोज सिस्टम है। आप ऐसा समझो, वो एक इनक्लोज सिस्टम है और इनक्लोज सिस्टम के अंदर जितना मास है वो कंजर्व रहेगा। उन्होंने अगर मास अपना कम किया है तो दैट मास हैज टू बी इनसाइड दैट स्पेसक्राफ्ट। तो अपना सिस्टम आप पैसेंजर्स को मत पकड़ो, अपना सिस्टम पूरा स्पेसक्राफ्ट को पकड़ो। स्पेसक्राफ्ट के अंदर कोई मास नहीं गया है, बाहर कोई मास नहीं है, इसका मतलब वो तो मास अभी भी कंजर्व है। मास कंजर्व है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। सर मतलब उन्होंने जो वेट मतलब लूज किया वो वेट रॉकेट में गेन किया, ऐसे बोल रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, वो अब रॉकेट, जब हम स्पेस क्राफ्ट पे जाते हैं तो हमारा रॉकेट कंप्लीटली क्लोज्ड होता है, so nothing can go outside, nothing can come inside. So whatever the mass it had initially, the same mass it will have later on as well. हाँ, there has a mass transfer। वो जो एस्ट्रोनॉट का मास कम हुआ है वो मास ट्रांसफर होकर कहीं और चला गया, लेकिन वो अभी भी वेट उसके अंदर है, क्राफ्ट के अंदर है। तो वो उन्होंने लैंग्वेज इस तरह से लिखी है ताकि आप एस्ट्रोनॉट पर फोकस करें। यानी वो बेसिकली क्वेश्चन ये जज करना चाहता है कि क्या आप सिस्टम आइडेंटिफाई करते हो। तो आपका सिस्टम एस्ट्रोनॉट नहीं है, क्योंकि एस्ट्रोनॉट पर बहुत सारे फोर्स लग रहे होंगे। आपका सिस्टम है पूरा एयरक्राफ्ट और जो भी स्पेस क्राफ्ट है वो सिस्टम है। और आप देखो कि उस सिस्टम से क्या कोई मास आया गया, नहीं गया, तो अंदर कुछ भी चलने तो क्या फर्क गिरता है। ओवरऑल स्टोरी उस बड़े सिस्टम के लिए लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोगों ने क्लास में भी किया हुआ है। आई थिंक द सेम क्वेश्चन केम, नॉट रियली, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट है। देख लेते क्या है। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोड करता है 2 पार्टिकल्स पे और ग्राउंड की वेलोसिटी आपको दे रखी है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन दे रखा है। पूछता क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ इक्वल मास है। हम लोगों ने भी इक्वल मास का केस लिया था, काफी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन आते हैं इस तरह के। एक फ्रैगमेंट 0 पे चला गया, यानी एक स्टॉप कर गया, तो दूसरा आगे जाएगा, दूसरा कितना दूर जाएगा ये अपने को बताना है। सो यहाँ पर सॉल्व किया गया, पहला स्टॉप हो गया, स्टॉप होने के बाद मतलब यहाँ पे लैंड करेगा, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आएगा, तो ये डिस्टेंस आप जानते हो r/2 होगी, और इसका मतलब ये भी r/2 पे आगे जाएगा। काम हो गया, तो आपको r निकाल देना है, दैट मीन्स रेंज बता देनी है। रेंज आपका आंसर है, राइट। और रेंज निकाल लिया और वो आंसर आ जाएगा। फिर कहाँ से पूछा गया, यहाँ से पूछा गया, तो फिर इसको और ऐड कर देंगे, डिपेंडिंग अपॉन कहाँ से पूछता हम बता सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन कितना इजी हो गया। यहाँ पर लैंड कर गया, आपने सेंटर ऑफ मास को पता किया यहाँ पर है,
आइडेंटिकल मास है, दूसरा उतना आगे निकलेगा, फिर सभी से डिस्टेंस बता सकते हो सेकंड पार्टिकल के बारे में। इसने पूछा था हाउ फार फ्रॉम द गन पॉइंट, इसलिए आपको r निकाल करके फिर क्या बताना चाहिए, 3r/2, 3r/2 दैट इज द डिस्टेंस। Question number 16. 60 kg standing on a platform, 40 kg on the, again exactly similar type of question है। हाँ, इस पे थोड़ा सा चेंज दिख रहा है मेरे को, वो क्या है कि ये जो प्लैंक है, he throws a stone this at this angle with respect to this. Okay, find the displacement of the platform with the boy on the horizontal surface when stone lands back. तो अपने को क्या करना है, सोल्यूशन आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज मैं आपको बेसिक आइडिया दे देता हूँ। ये प्लेटफॉर्म है और यहाँ पर एक बंदा है, इसने एक प्रोजेक्टाइल को फेंका। तो जब इसने प्रोजेक्टाइल को फेंका तो बेसिकली अपने को क्या देखना कि प्रोजेक्टाइल इस तरह से जाएगा और प्रोजेक्टाइल का जो इसका लीनियर मोमेंटम इनिशियली जीरो होता है तो फाइनली भी जीरो आएगा। इस सिस्टम के पास इधर वेलोसिटी आ जाएगी u cos थीटा, तो ये u cos थीटा से इधर चलेगा, रिकॉइल वेलोसिटी। ये आपको समझ में आया रिकॉइल वेलोसिटी u cos थीटा क्यों आएगा, क्योंकि इसने जो बंदे ने वेलोसिटी दी है, एक u sin थीटा दी थी और दूसरा u cos थीटा दी थी। नाउ ये जो वर्टिकल वेलोसिटी थी उसने उसको इंपल्स दिया होगा, तभी ये बंदा ने नीचे नॉर्मल रिएक्शन आई होगी, तो ये डाउन साइड जा नहीं सकता है, वरना इसके पास एक वेलोसिटी नीचे भी आती है। और हॉरिजॉन्टल ट्रैवल कर सकता है, इसलिए इसका कंपोनेंट इधर आएगा। आप देखोगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम कंजर्व है पूरे सिस्टम। u cos थीटा मैंने बोल दिया इक्वल मास कंसीडर करके, मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ क्योंकि इक्वल मास नहीं भी हो सकता है। तो आप ऐसा समझो कि ये वेलोसिटी हमको निकालना है v0 और ये बॉल का मास और इस सिस्टम के मास में लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे x डायरेक्शन में। इनिशियली जीरो था, फाइनली के लिए लिखेंगे m1 x1 माइनस m2 x2 और m1 v1 माइनस m2 v2, वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है। सो वो रिकॉइल वेलोसिटी यहाँ से निकाल लिया, आपको ये रिकॉइल वेलोसिटी पता चल गया v। अब कितने टाइम के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको चाहिए वेलोसिटी इनटू टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब ये लैंड करेगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट पहले निकाल दिया गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैसा रहता है, u sin थीटा अपॉन g, सो ये ये √2 आ गया। अब आपको वेलोसिटी पता चल गया, आपको टाइम मिल गया, तो डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा पूरे सिस्टम के एक साथ, अपना आंसर हो जाएगा। गुड टू नो। सो इस तरह से आप देखो कई सारे कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, प्रोजेक्टाइल भी आ रहा है और लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन भी आ रहा है, काइनेमेटिक्स का NLM भी। पार्ट भी आ रहा है, एनएलएम भी आ रहा है, एनएलएम भी आ रहा है। इनफैक्ट आपसे ये भी पूछ सकता था कि बताइए इंपल्सिव रिएक्शन कितनी है और कितने बंदे के नॉर्मल रिएक्शन कितना लगा होगा। तो कई तरह से लिंक करना स्टार्ट हो जा रहा है और जैसे आप चैप्टर पढ़ते जा रहे हो उसी तरह से क्वेश्चंस थोड़े से डीपर जा रहे हैं, तो सारे कॉन्सेप्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक दैट्स ऑब्वियस वन, मैक्सिमम एलोंगेशन का टाइम पूछा है। तो कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, जनरली क्वेश्चन उसी के आगे पीछे रहते हैं। मैक्सिमम एक्सटेंशन केस में दोनों की वेलोसिटी बराबर आएगी। अब आपको यहाँ पर ये इशू आ जाएगा वेलोसिटी किधर करना है, तो आप इनिशियल लीनियर मोमेंटम निकालो, जैसे यहाँ निकाला गया। इसमें 2 वाली डायरेक्शन पॉजिटिवली, यानी यही डायरेक्शन पॉजिटिवली है जो कि जनरली हम लोग लेते हैं, तो 9 पॉजिटिव आया, इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो जब एलोंगेशन मैक्सिमम आएगा तब कैसा चलेगा, तब भी दोनों इसी डायरेक्शन में चलेंगे। ये आपको समझ में आया मैंने कौन सा पॉइंट बताने की कोशिश की है कि मैक्सिमम एलोंगेशन में दोनों एक ही डायरेक्शन में सेम वेलोसिटी से चलेंगे, दैट इज अ रूल। एंड विच डायरेक्शन, वेदर इट इज दे आर गोइंग टू गो प्लस डायरेक्शन और माइनस डायरेक्शन, तो उसके लिए आपको सेंटर ऑफ मास देखना पड़ेगा। जिस तरफ सेंटर ऑफ मास चलता है, सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी तरफ चलता है। इसीलिए मैक्सिमम एलोंगेशन केस में भी जो वेलोसिटीज आएंगी वो सेंटर ऑफ मास की डायरेक्शन में आएंगी। हालांकि इसमें मैंने डायरेक्टली पिक किया तो v की वैल्यू को 1 पता चल गया, अब अपने को वेलोसिटीज पता चल गया, देन आफ्टर k आपको दिया गया मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन आप लगाओगे, दैट इज दूसरा पॉइंट, आपको मैक्सिमम एलोंगेशन पता चल जाएगा। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दिया था, उसमें एक पार्टिकल की वेलोसिटी 0 थी, एक के पास वेलोसिटी थी, यहाँ पे दोनों के पास वेलोसिटीज है। तो ये डायरेक्शंस मैटर, वो आपको वेक्टर के अकॉर्डिंगली यूज करना है। फिर ये एनर्जी लिखा, काइनेटिक एनर्जी इनिशियली गोज इनटू काइनेटिक एनर्जी, फाइनली प्लस सम पोटेंशियल एनर्जी, एंड देन यू राइट द वैल्यूज, गेट योर आंसर। And then this 18th, the last question of this first paper,
It says velocity of a particle of mass 2 kg varies with time t according to this equation. तो ये velocity as a function of time दे दिया है, mass दे दिया आपको. Magnitude of impulse, तो आप जानते हो impulse को हम क्या लिखते हैं? Change in momentum. और momentum निकालना अपने लिए आसान है. v2 वेक्टर minus v1 वेक्टर. v2 वेक्टर अपने यहाँ से निकाल लिया. यहाँ पे डायरेक्टली p2 निकाल दिया गया. p1 निकाल लीजिए. अब आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना चाहिए था? डायरेक्शंस का ख्याल रखना चाहिए. दस और मास आपको 2 दिया गया. v2 वेक्टर t इक्वल टू 2 पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 4i प्लस 4j. 4i प्लस 4j. इनिशियली कितना होगा? t को 0 रखेंगे तो 4j हो जाएगा. 4 से 4 कैंसिल हो गया. 8i आंसर आ गया. मैग्नीट्यूड पूछा था इसलिए 8 मार्क कर देंगे. So in case you have understood the concepts, you'll find ये questions को पढ़ के आंसर तक पहुंचना it's not a big deal. It's a 2-liner questions. और अगर अभी भी आपको issues बन रहा है तो आप फिर से बार बार पढ़ो कि ये impulse क्या बताया गया है और change in momentum क्या होता है, कैसे subtract करते हैं vectors को, फिर कैसे magnitude निकालते हैं. बहुत छोटे-छोटे बहुत सारे points एक साथ इसमें involved हैं. वो आपकी practice की वजह से easy हो गया. So this is how this first paper is done. Any doubt on this first paper, if at all? सर Yes. सर वो एचसी वर्मा का वो सॉरी मतलब वर्मा मिस्टर वर्मा का क्वेश्चन एक बार एक्सप्लेन कर दो ना. मिस्टर वर्मा वो 2% वाले माथुर एंड वर्मा. ओके. एक लेक्चर में बताए गए क्वेश्चन में डाउट है. बोलिए कौन से क्वेश्चन में डाउट है वो मैं आपको पहले पूरा करता. फिर आपके पास टाइम होगा तो मैं दूसरा पेपर का हिंट देता. सर वो वेरिएबल मास वाला जो चेन वाला था ना वो क्वेश्चन लेक्चर वाला. ओके वेट कीजिए पहले भी इस पेपर को खत्म कर देते हैं. क्वेश्चन माथुर वाला कह रहा हूँ. कौन सा क्वेश्चन था वो? सर रॉकेट प्रोपल्शन भी ले लो ना सर. रॉकेट प्रोपल्शन में कई लोगों को कुछ डाउट आ रहे हैं. इंडिविजुअल भी डाउट आए थे एक दो. तो मैं उसके बारे में बोल देता हूँ कुछ पॉइंट्स. माथुर वाला मेरे को नहीं दिख रहा है. क्वेश्चन नंबर बताएंगे प्लीज. मिस्टर वर्मा और समथिंग कौन सा क्वेश्चन था? सर 14. तो ये जंप अच्छा वो जंप इसलिए कर रहा होगा क्योंकि क्वेश्चन नंबर 14 बोले तो सेकंड थर्ड पेज पे होना चाहिए. 15 12 what's possible यहाँ पर था. ओके वी केम बैक ओवर हियर. सो इसके बारे में बोल देता हूँ. ये एससीबी का बुक का क्वेश्चन है. इसने बोला कि एक पर्सन है मिस्टर वर्मा, दूसरे माथुर हैं. उनके अपने मास दिए गए हैं. वो एक्सट्रीम पर है. 4 मीटर का बोट है. 40 kg का है. स्टिल वाटर पर है. स्टिल वाटर का मतलब वाटर मूव नहीं कर रहा है. मैकेनिक्स एक अच्छा उनका कंसर्न है कि कुछ मैकेनिक्स के क्वेश्चन डिस्कस करने हैं तो मिडिल पर आते हैं. फ्रिक्शन निगलेक्ट करना है. द बोट मूव्स इन द वाटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस. बोट कितना मूव करेगा ये निकालने का. तो हम लोग इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. ये एक सोल्यूशन दिया गया है. ये भी एक अच्छा सोल्यूशन है. आप इसको फॉलो कर सकते हो. जिस लॉजिक से मैंने आपको क्लास में कराया था बस वही लॉजिक देता हूँ मैं. आप इस तरह से एक बोर्ड पकड़ो और इस बोर्ड पे लेट्स से ये मिस्टर वर्मा है और ये मिस्टर माथुर है और ये बोर्ड का अपना सेंटर ऑफ मास है. तो हम इनको 1 बोलेंगे, इनको 2 बोलेंगे और बोर्ड को 3 बोलेंगे. ठीक है. और ये बोर्ड का जो सेंटर ऑफ मास है इसी को रेफरेंस लाइन ले लेते हैं इनिशियली वाला. और ये ग्राउंड पर है. इसका मतलब ये चेंज नहीं करेगा. तो ये वाई एक्सिस फिक्स है. इसके बाद ये कुछ ऐसा शिफ्ट हो जाएगी बोट क्योंकि वाटर पर है तो बोट भी मूव करेगी यानी फ्रिक्शनलेस सरफेस जैसे बिहेव करेगी. फिर ये बोट के मिड पर आते हैं तो इसका मिड अभी भी यहीं रहेगा. दोनों पर्सन यहाँ पर आकर के डिस्कशन करते हैं. एज्यूम करते हैं कि ये डिस्टेंस x0 है. अगर ये x0 है तो क्या पूरा बोट x0 आगे चला? यस. और हमारा कोऑर्डिनेट यही रहा यानी कि ओरिजिन वही रखी हमने. तो ओरिजिन हमारा यहीं पर है. तो ये अभी ओरिजिन था, अब यही ओरिजिन है. अलग अलग पिक्चर बनाया. ये बेसिकली इसके ऊपर आएगा, ओवरलैप करेगा. ठीक है. सो अब आप इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालेंगे. और लॉजिक क्या है कि इनिशियल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइनल सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वही रहेगी क्योंकि नथिंग फोर्स इज देयर इज नो फोर्स फ्रॉम आउटसाइड. और इनिशियली सब रेस्ट पर था तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी नहीं 0 थी इसलिए फाइनली भी 0 रहेगी और पोजीशन चेंज नहीं करेगा. इनिशियल की लोकेशन के लिए इसकी बोर्ड की लेंथ आपको दी गई 4 तो ये 2 रहा होगा. तो इसके कोऑर्डिनेट आएंगे 2,0. इसके कोऑर्डिनेट आएंगे -2,0. m1 मात्र मिस्टर वर्मा का मास 50 है तो हम लिखेंगे ये 50 है लेकिन -2 पर है. और 60 है इनका मास और ये 2 कोऑर्डिनेट पर है.
और एक और है बोट, लेकिन बोट का कोऑर्डिनेट 0 है, तो बोट का मास कितना दिया गया है अपने को 40, उसका कोऑर्डिनेट 0 है, डिवाइड बाय द एंटायर मास 150। 150 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, फिर भी लिख दिया। इसके बाद एक्सियम फाइनल लगा देते हैं, बाकी वो सॉल्व आप कर लोगे। एक्सियम फाइनल x नॉट आ जाएगा, कैसे? क्योंकि सभी का सभी मास एक ही लोकेशन पर है। अब चाहो तो लिख भी लो, 50x नॉट प्लस 60x नॉट प्लस 40x नॉट डिवाइड बाई 150, बेसिकली x नॉट आ जाएगा। तो अपने को x नॉट की वैल्यू पता चल गई, ये जो नंबर है उसको आप सॉल्व कर लीजिए, ये 100 आ जाएगा और ये 120 आ जाएगा, डिवाइड बाई 150 हो जाएगा, है ना। तो ये नंबर कितना बच रहा है? 20 डिवाइड बाई 150, 0 को कैंसिल कर सकते हो, 2/15 हो जाएगा। तो 2/15 मीटर के बराबर आंसर आ जाएगा। फिर ये बोलते हैं कि ये 10n/3 के बराबर है, ठीक है, तो इसको 10n/3 कर दो। 10n/3 व्हाट डज दैट मीन? देखते हैं क्या मतलब है इसका। और ये सेंटीमीटर, माइंडेड ये सेंटीमीटर है, तो अपने को पहले ये मीटर में मिला था, हाँ उसका ख्याल रखेंगे। तो ये 200/15 मीटर आएगा, सेंटीमीटर आएगा, और इसको हम 10n/3 से बराबर कर सकते हैं। आप बराबर करेंगे तो एक 10 कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ जा रही कितनी? 60 डिवाइड बाई 15, 4 आंसर आ जाएगा। तो आपको आंसर तक बता दिया है, नोट कर लीजिए कौन सा पॉइंट अगर इश्यू बना रहा तो बोलने का। आफ्टर एक्सप्लोजन वाले पार्टिकल्स के Sir? वर्टिकल वेलोसिटी का डाउट था। ओके, हाँ सर यस। सर जब मैंने इसे कैलकुलेट किया था वो 50 kg पर्सन को 0 ओरिजिन रखकर, तो मेरा आंसर जो डिस्प्लेसमेंट थी वो 0.13 आ रही थी। जब मैंने इक्वेट किया तो मेरा आंसर 3.9 आया। 3.9 आया, 3.9 आने का वजह क्या रहा होगा? कैलकुलेशन सर मैंने माइनर मिस्टर इधर उधर वर्मा रहा जो होगा। 50 kg वाला है ना, उनको ओरिजिन पर पकड़ लिया था और फिर उसकी एल डिस्टेंस आप लेकर ऊपर इसको रखा अगर था। ओरिजिन पे पकड़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ओरिजिन पे पकड़ लो, क्योंकि ओरिजिन किसको पकड़ते हैं इससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस कैलकुलेशन टफ कम और ज्यादा हो सकती है। आपने अगर यहाँ पे पकड़ा है तो इसका मतलब है बाद में आप ऐसा नहीं करेंगे कि बाद में अपना ओरिजिन यहाँ पे ले आएंगे, ओरिजिन एक जगह रहेगा। तो अगर आपने यहाँ पे पकड़ा है तो नेक्स्ट केस के लिए भी अपने वाई एक्सिस को वहीं पे रखिए, और फिर एवरीथिंग गोज लाइक दिस। वहां से भी x नॉट की वैल्यू सेम आएगी, एक बार उसको रीट्राई करेंगे। डोंट चेंज योर कोऑर्डिनेट ड्यूरिंग द कैलकुलेशन। सो एक बार कोऑर्डिनेट चूज करना होता है, फिर उसको फॉलो करना होता है। ओके, तो इस पेपर पे किसी को कोई और डाउट बचा है? इस पेपर पे जो पेपर नंबर 1 है, अदरवाइज ये कंप्लीट एनालाइज हो गया। आई डोंट थिंक कि अब किसी को इस पे डाउट बचा हुआ है। आपके माइनर डाउट्स हैं तो उसको हम लोग अभी टैकल कर लेते हैं। सेकंड सर एक बार वो रॉकेट का मैकेनिज्म बता दो ना सर हमें, रॉकेट का मैकेनिज्म। चलेगा, तो अभी सेकंड पेपर के लिए हम लोग नेक्स्ट टाइम जब लेक्चर होगा उस समय उसके डाउट्स को ले लेंगे। सर सेकंड पेपर के सॉल्यूशन मैंने सर आपको दे नेक्स्ट दिए लेक्चर हैं। दिवाली के बाद है। हाँ वही ऐसा है तो क्या? अभी ये एक वीक में ले लो ना सर एक्स्ट्रा लेक्चर। आप एक काम करो, आप लोग की पहले जो उसको सोल्यूशन मैंने दिया है उसको गो थ्रू करो, पहले आप सॉल्व करो, उसके बाद सोल्यूशन से देखो, उसके बाद अगर आपको डाउट्स बचते हैं तो इस वीकेंड सर तक हम लोग प्लान कर लेंगे एक लेक्चर सर एक्स्ट्रा। दिवाली हॉलीडेज ट्यूसडे से है ना, तो हम मंडे को रख सकते हैं। नहीं, फिर अपने भी कुछ एंगेजमेंट्स होंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आप सॉल्व कर कल लीजिए, रख सोल्यूशन लेते हैं चेक ना, कीजिए। कल वैसे भी किसी का नहीं है, एक और दिन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सोल्यूशन आप पहले उसको पढ़ लीजिए और फिर हम लोग ग्रुप पे डिस्कस कर लेंगे। एंड जरूरत पड़ती है तो हम लोग फ्राइडे, आपका लास्ट लेक्चर कब होता है? सैटरडे को और फ्राइडे को? सर सैटरडे को होता है। हाँ, फ्राइडे को आप लोग फ्री रहते हो, राइट? तो वी कैन हाँ हैव अ सर। लेक्चर ऑन फ्राइडे, चलेगा? ओके सर। ओके सर। फ्री होता है। सर फिर वो वेरिएबल मास वाला भी कल, मतलब एक ही क्वेश्चन है, वो भी बाद में देना है क्या? अरे वेरिएबल मास और रॉकेट प्रोपल्शन में है ना, दोनों है। हाँ, वो अभी एक नहीं स्टोरी है है। ना, वैसे भी टाइम बाकी है। तो मैं सर वो अगर चेन वाला उसमें बहुत बड़ा डाउट है। बहुत बड़ा डाउट है तो चॉइस आपकी है, अगर आप बाद में पढ़ना चाहेंगे तो हम फ्राइडे को उसको और डिटेल में कुछ क्वेश्चंस के साथ करा देंगे। नहीं सर अभी ले लेते हैं, फ्राइडे को बेसिक एडवांस आइडिया का लेना है होगा। तो मैं अभी दे आप देता रॉकेट हूँ। प्रोपोर्शन का बोल दो सर।
देखो रॉकेट प्रोपल्शन पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे और आपको क्या सीखना है वो मैं बोलता हूँ, और कहानियाँ उसके अंदर बहुत हैं। अगर आपको रॉकेट प्रोपल्शन पूरा सीखना है तो उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए। ऑफ कोर्स कि जो डीआरडीओ स्टफ करता है वो रॉकेट प्रोपल्शन करता है, उसके लिए साइंटिफिक माइंड और बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, इवन ग्रेविटी के वेरिएशंस को और बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। बट यस, इस चैप्टर से उसका क्या लिंक है, अपना फोकस सिर्फ उस पर है। तो जब कभी कोई रॉकेट जाता है तो उसके लिए मास को बर्न करना होता है, फ्यूल को बर्न करना होता है, तो इस तरह से वेलोसिटी लेता है। अगर आप उसका इंजन ऑफ कर देंगे तो फ्यूल बर्न गैसेस बाहर आना बंद हो जाएंगी, तो फिर उसकी स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। तो इसको जो एक्सेलरेटिंग देने वाला फोर्स होता है वो अपथ्रस्ट फोर्स होता है, अपथ्रस्ट, कई बार उसको हम थ्रस्ट बोलते हैं। और एक दूसरा जो फोर्स लग रहा होगा वो ग्रेविटेशन होता है। एयर ड्रैग वगैरह एयर के इन्फ्लुएंस को इग्नोर मारा गया है। तो इक्वेशन क्या होती है, ये इसका एबीडी है, और ये अगर आप एबीडी आपको समझ में आता है, अपना काम हो गया। किसी भी इंस्टेंट पर इसका मास m है ऐसा हम बोल रहे हैं। तो ये किसी भी टाइम की स्टोरी है जब वो ग्राउंड से जा चुका है। अगर अपने को पता करना हो कितने हाइट पर है, किस वेलोसिटी से चल रहा है, यही सारी अपनी इंटेंशंस होती है पता करने के लिए। तो जो सिंपलेस्ट मॉडल है वो मैंने आपके सामने रखा है, और जितना आप जानते हो उसके बेसिस पर। ना इस सिंपलेस्ट मॉडल पे अपने को क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या बोलना पड़ेगा कि टोटल फोर्स ऊपर की तरफ, टोटल फोर्स ऊपर की तरफ, मास इनटू एक्सेलरेशन। नाउ अब में से कुछ लोगों को ये डाउट है कि हम टोटल फोर्स को मास एक्सेलरेशन कैसे बोल सकते हैं। बिल्कुल लॉजिकल पॉइंट है। हम लोगों ने यहाँ से स्टार्ट किया था F इज इक्वल टू ma प्लस v dm/dt, ये पूरा पॉइंट है। लेकिन ये F नेट नहीं है, इसको मैंने F एक्सटर्नल कहा था। F एक्सटर्नल की वैल्यूज में दो टर्म आते हैं, ये और ये। और जनरली हम इस तरह के इक्वेशन F इक्वल टू ma से काफी वाकिफ हैं, और काफी क्विकली हमारे दिमाग में वही आता है। तो हमने उसके लिए क्या किया, इस वाले फोर्स को, कंपोनेंट को हमने इसके साथ मर्ज कर दिया, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी। आप इस तरह से लगाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको वही आंसर्स मिलेंगे, सारा कुछ वही होगा। तो अगर आप इस टर्म को इधर लेके आते हो तो आपके पास दो फोर्स ऐड हो रहे होंगे, एक जो एक्सटर्नली लगने वाले फोर्स हैं ऑलरेडी, और एक फोर्स और ऐड हो रहा होगा। सिंस हम लोग वेक्टर में एडिशन वर्ड यूज करते हैं तो इसलिए वो ब्रैकेट में माइनस रख दिया है। वेक्टर्स में हमेशा हम एडिशन टर्म यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन बहुत रेयरली यूज होता है। तो ये ma बन गया। इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स के साथ अगर हम एक और फोर्स ऐड कर देते हैं जो मास वेरिएशन, अब देखो पूरी स्टोरी में जो मास का वेरिएशन है वो केवल इसी टर्म में है, बाकी किसी में मास का कोई वेरिएशन नहीं आएगा। आर यू राइटिंग समथिंग? हाँ मैं बिल्कुल लिख रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा है कि क्या? आई थिंक दिखना चाहिए स्क्रीन में। इज इट विजिबल टू सम ऑफ यू, और किसी को भी विजिबल नहीं है? नहीं सर, विजिबल है। हाँ सर दिख रहा है हमें। तो नीनान आप एक बार वो कर सकते हो, लाइक रिफ्रेश कीजिए और समथिंग लाइक जो भी काम करता है। एनीवे, सो जो पॉइंट था मैं उसको कैरी फॉरवर्ड करता। तो जो वेरिएबल इस पूरी इक्वेशन में जो वेरिएबल मास का कंपोनेंट है या पार्ट है वो ये टर्म है। उस टर्म को मैं इस साइड लेके आ गया और इसको बोला कि ये नेट फोर्स है। राइट, तो अपने जो लैंग्वेज है उस पे जो नेट फोर्स आ रहा है, दैट नेट फोर्स इज यूजिंग दिस फोर्स एज वेल। नाउ ये एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होते हैं? mg, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, वो सारी स्टोरी आप जानते हो। ये क्या होता है? काइनेमेटिक्स से आप जानते हो। दिस इज द न्यू मेंबर, एंड दिस न्यू मेंबर इज बिकॉज ऑफ वेरिएबल मास। तो इस मेंबर को हमने एक नाम दे दिया, अब थ्रस्ट यूपी बोल सकते हो, टी बोल सकते हो, कुछ भी नाम दो। आपको जो मटेरियल दिया गया उसमें टी वर्ड यूज किया तो मैंने उसी को फॉलो कर लिया। तो ये अब थ्रस्ट बोल सकते हो, तो ये थ्रस्ट फोर्स हो गया ना। तो अपने को थ्रस्ट मिल जाएगा, बाकी सारे फोर्स मिल जाएंगे, तो हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं। इसका मतलब हम इक्वेशन इस फॉर्म में कभी भी लिख सकते हैं। अब एफबीडी बनाते हैं, ये एफबीडी हो गया। अब आपको याद रखना होगा जब हम एफटी लिखेंगे तो एफटी को लिखेंगे क्या? एफटी को लिखेंगे माइनस वी dm/dt। उसको हमने और इंश्योर किया कि ये वी नहीं है, ये रिलेटिव वेलोसिटी है। So v is basically relative velocity of the mass which is getting away. ये dm mass है जो बाहर जा रहा, उसकी velocity इसके रिस्पेक्ट में उसको निकालना होता है। So that's a relative, इसका मतलब यहाँ पे relative velocity का भी ख्याल रखना होता है अपने को। तो ये एक एक्स्ट्रा फोर्स हो गया, इसको यूज कर लेंगे। तो इन दो पॉइंट्स को समझने के बाद अब इसकी इक्वेशन बनाना आपके लिए बहुत आसान है। आप क्या लिखोगे? ft फोर्स ऊपर की तरफ माइनस mg नीचे की तरफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स इक्वेशन।
इसके बाद आपने क्या किया सर आपने एफ टी की वैल्यू यूज की, सॉल्व किया, एक आंसर आ गया जिसमें मास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों के एक्सप्रेशन आपको पता चल गया। यस ये अभी वाला समझा नहीं मुझे, प्लीज फिर से बताइए ना। आई होप कि आप लोग इस चीज से वाकिफ हैं कि ये क्या है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम से आता है और उसी को लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन लग दी एम वी डबल डिफरेंस ये जो चेन रूल कौन सा रूल होता है, प्रोडक्ट रूल होता है। प्रोडक्ट रूल आपने वहां पे लगाया, उसको रिकॉर्डेड लेक्चर में बताया भी है। फिर ये इक्वेशन होती है। अभी तक हम इस टर्म को यूज नहीं करते थे क्योंकि मास हमारा जीरो कांस्टेंट रहता था, डीएम बाई डी जीरो रहता था। जब कभी मास वेरी करेगा तो हमको इसको यूज करने का, चाहे वो रॉकेट हो या चेन हो, फिर डस्ट गिर रहा हो। आपने अभी लास्ट डीपीपी देखा होगा, तो लास्ट डीपीपी में हमने एक क्वेश्चन दिया था आपको जिसमें एक प्लैंक जा रहा है, ऊपर से सैंड गिर रहा है। तो दैट्स आल्सो अ वेरिएबल मास केस, राइट। तो उसमें अपने को ये टर्म को इंट्रोड्यूस करना है। हाउ वी विल डिसाइड ऑफ एफटी, हाँ उसके लिए मैंने साइन डिसाइड करने के लिए बारे में बोला और दोनों बातें बोली हैं। तो साइन डिसाइड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं, इसके रिस्पेक्ट में आएंगे तो इसकी जो भी वेलोसिटी होगी वो रिलेटिव इधर आ जाएगी, तो टोटल रिलेटिव वेलोसिटी इधर आ जाएगी, है ना। तो अपने को क्या देखना होता है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी ये मास डिटैच हो रहा है या फिर ये इसका जो मास है वो कम हो रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है लैंग्वेज वाइज, बट पेशेंस से सुनेंगे और समझेंगे तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा, समझ में भी आ जाएगा। इस केस में ये जो अपना सिस्टम है, सिस्टम क्या होगा, सिस्टम में हमने रॉकेट लिया है, रॉकेट का मास कम हो रहा है। जब किसी चीज का मास कम होता है तो एफटी की डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट आती है। और यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी आपने देखा, रिलेटिव वेलोसिटी इज डाउन साइड, उसके अपोजिट एफटी की डायरेक्शन आई, इसलिए अपवर्ड आया। और ये कब आता है, जब मास डिक्रीज कर रहा होता है। तो अपना रूल क्या है कि जब मास डिक्रीज करेगा तो डायरेक्शन ऑफ एफ टी विल बी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये मैथमेटिक्स ये वेक्टर के लैंग्वेज में लिखा मैंने। और जब मास बढ़ रहा होगा उस समय थ्रस्ट फोर्स की डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में रहता है। तो अपने को सिस्टम देखना है, उस सिस्टम पर देखना है कि क्या मास एड अप हो रहा है या फिर मास जा रहा है। जैसे रॉकेट है तो रॉकेट में चलते टाइम मास एड अप नहीं होता है, मास सबट्रैक्ट होता है। तो उस केस में जो वीआर की डायरेक्शन है रिलेटिव टू दैट रॉकेट, उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। जैसे आपने अगर चेन वाला क्वेश्चन देखा हो तो चेन वाले क्वेश्चन में जो अपनी क्लास में लिया था या लेक्चर में लिया था, उस पे देखा होगा कि मैंने सिस्टम क्लियर कट बोला था, दैट पार्ट ऑफ द चेन विच इज ऑन द टेबल। तो ऊपर से चेन उस पर ऐड कर रहा था, तो जो सिस्टम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी उस पर आ रही थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी वाज टुवर्ड्स द चेन, हेंस द फोर्स वाज टुवर्ड्स द चेन। क्योंकि जब मास बढ़ रहा होता है तो फोर्स की डायरेक्शन रिलेटिव वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है फॉर डायरेक्शन पर्पस। और मैग्नीट्यूड बोलेगा तो जब कभी नंबर आएगा तो उसका पॉजिटिव वैल्यू बताएंगे। एक्सप्रेशन में कैसे यूज करना है, एक्सप्रेशन में इस तरह से यूज करना है। तो डिफरेंशियल मास जो रेट फ्लो है वो दिया रहेगा क्वेश्चन में? बिल्कुल दिया रहेगा, वो आपको रेट फ्लो देगा। और आपको याद होगा कि इसको जब सॉल्व किया था तो वेलोसिटी आ गया था, कितना वेलोसिटी आया था, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी प्लस v रिलेटिव एंड ln m नॉट बाई m। तो ये m नॉट भी आपको देगा, दैट मींस इनिशियल मास देगा कितना था सिस्टम का, और m भी देगा। m क्या है, सर m को हम इंस्टेंटेनियस m मास नॉट है। माइनस RT लिख सकते हैं। हाँ, फिर m को हम बदल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस मास जो होगा ओरिजिनल मास माइनस रेट इनटू t। अच्छा, ये हम तभी लिख पाएंगे जब रेट कांस्टेंट होगा, रेट ऑफ मास बर्निंग। r का मतलब dm by dt का मैग्नीट्यूड है। सो जनरली ये एजम्पशंस थे हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात की थी कि वो dm by dt आपको कांस्टेंट देगा, तो r आपको कांस्टेंट दिया जाएगा, टाइम बताएगा, उस टाइम पे कितना मास है वो पता चल जाएगा, उसको यहाँ पे रख देंगे, रिलेटिव वेलोसिटी भी बताएगा, सब कुछ बताएगा और आपको आंसर दे देना है। यस सर जनरली ये डीएम बाई dt कांस्टेंट नहीं होगा ना? प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें बदलती हैं, तो प्रैक्टिकली वो वेरिएबल होता है,
और अगर हमने डीएम बाई डी टी को वेरिएबल लिया तो हमारा इंटीग्रेशन का जो प्रोसेस था, जो इतनी इजीली हम लोगों ने इंटीग्रेट किया था, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ना समझाओ इंटीग्रेशन, तो एक दो बार और ट्राई करेंगे या फिर हमसे पूछ लेंगे, बट फिर भी वो जो इंटीग्रेशन था वो काफी इजी था, क्योंकि हमने इन कुछ वैल्यूज को कांस्टेंट माना, जैसे रेट ऑफ बर्निंग को कांस्टेंट माना, हम लोगों ने रिलेटिव वेलोसिटी को कांस्टेंट माना, ये आपके लेवल पर है, आपको ये कांस्टेंट ही देगा, तो इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे कभी भी डायरेक्टली यूज करने के लिए, यू कैन फॉरगेट एवरीथिंग एल्स। और अगर कुछ वेरिएशन करता है देन यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट एवरीथिंग, गो फॉर इंटीग्रेशन, देन सॉल्व इट। मोस्टली क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी 0 बोलता है, ग्रेविटी इग्नोर करने के लिए बोलता है, तो केवल इस टर्म पर वो इंटरेस्ट लेता है, तो जो इंटरेस्ट रहता है वो केवल और केवल इस टर्म पर रहता है, क्योंकि ये मास वेरिएशन से आ रहा है। तो ये दो टर्म आप वैसे भी जानते हो ये। सर आपने ऐसे ही को बोला कि जो थ्रस्ट फोर्स है वो मास एडिशन के टाइम पे टुवर्ड्स अगेंस्ट वेलोसिटी, टुवर्ड्स वेलोसिटी रहता है, और मास सब्ट्रैक्शन के टाइम पे अगेंस्ट वेलोसिटी। ऐसा क्यों नहीं बोला कि फोर्स के मतलब सिस्टम के डायरेक्शन में रहता फोर्स? ऐसा वो दोनों पार्ट को अलग अलग करने के लिए, ताकि आप ये भी समझ पाए कि कुछ केसेस में मास एडिशन होता है, कुछ केसेस में मास सब्ट्रैक्शन होता है, और अपना पर्पस था ये सिस्टम को देखना, तो सिस्टम पर फोर्स दोनों केस में उसके आगे की डायरेक्शन में आ रहा है, बट दो केस हो सकते हैं, तो ये बेसिकली दो केस दिखाने की कोशिश कर रहा है, और उसको एक बहुत बेसिक एग्जांपल से बताया भी कि जैसे आपका ये कोई बॉल है या ऑब्जेक्ट है, दो पार्ट में डिटैच हो जाता है, तो कौन से पार्ट को आप फोकस कर रहे हो, वो दूसरा पार्ट कैसे फोर्स लगाएगा, वही ये थ्रस्ट फोर्स है। क्योंकि जब जैसे आपने एक्सप्लोजन वाला केस देखा कि प्रोजेक्टाइल ऊपर जाके फटता है, तो उस पे क्या होता है, जब एक पार्ट अलग होता है दूसरा पार्ट अलग होता है, तो दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे होते हैं। सर पर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मतलब आप ऐसे ही बोल सकते थे ना कि थ्रस्ट फोर्स जो है वो सिर्फ सिस्टम पे ही लगता है, या कुछ कुछ केसेस में थ्रस्ट फोर्स अवे फ्रॉम सिस्टम भी लगता है क्या? देखो सिस्टम पर ही लगता है, अब सिस्टम आप किसको ले रहे हो सारा कुछ इस पे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे पूरा जोर इस बात पे था कि आप सिस्टम किसको चूज करने वाले हो। अगर मास देखो ऐसा भी हो सकता है, जैसे इस पे है ना, अब ये मास यहाँ से भी इजेक्ट करना स्टार्ट कर दे, तो आप बिल्कुल आप बोल रहे हो कि वो हमारे लिए आसान भी था बोलना, क्योंकि कम वर्ड्स में काम चल जाता। लेट्स से कि कोई ऐसा रॉकेट है जो आगे से भी आपने ऐसा भी देखा होगा कि लाइक कि रॉकेट जब जाता है या साइंटिस्ट लोगों ये एस्ट्रोनॉट ऊपर जाते हैं, तो उनको टर्न होना होता है, तो टर्न होने के लिए वो मास इधर इजेक्ट करते हैं, अगर उसने मास इधर इजेक्ट किया तो फिर ये इधर लगेगा, है ना, तो ये बोल पाना कि किस डायरेक्शन में लगेगा ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो रहा था, तो इसीलिए, और इस तरह से बोलने से एक और फायदा हो गया कि अपने को पता चल गया कि कुछ केसेस में मास डिक्रीज करेगा, कुछ केसेस में मास इंक्रीज करेगा, दोनों में सिस्टम पे फोर्स लगेगा जो उसको एक डायरेक्शन में ले जाएगा। किस डायरेक्शन में ले जाएगा? जिस डायरेक्शन में रिलेटिव वेलोसिटी है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी बदलती भी रहती है, कभी आएगी आगे कभी पीछे जाएगी, तो इसीलिए ये लैंग्वेज को अपने को अडॉप्ट करना पड़ा, क्योंकि अपने पास कोई एक फिक्स पैरामीटर नहीं था जिसके बेसिस पर हम क्लेम कर पाते कि किधर जाएगा, और इसके बेसिस पर हम क्लेम कर सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी आप चेक करो, या तो उसकी तरफ होगी या उससे आगे होगी, अकॉर्डिंगली आप एफटी पता कर सकते हो। सर और एफटी में जो नेगेटिव वाला साइन है वो बस डायरेक्शन बताता है, ये नेगेटिव वाला भी साइन, ये काम नेगेटिव आता है? वाला साइन, हाँ ये कई लोगों को कंफ्यूजन है, ये नेगेटिव वाला साइन इसलिए आया क्योंकि इसको आपने इधर ट्रांसफर किया, दैट्स व्हाई द नेगेटिव साइन इज कमिंग। उस सर नेगेटिव पर साइन आपने से वो चेन वाले क्वेश्चन में पॉजिटिव लिया था थ्रस्ट का। हाँ, तो हम पॉजिटिव जब भी हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमेशा हम प्लस लेंगे, देखेंगे किधर मैग्नीट्यूड लग रहा है कितना लग रहा है, और जब हमको इक्वेशन ड्राइव करनी है तो फिर हम इसके माइनस को लेंगे। बेसिकली क्या है कि हम इस फॉर्म में सॉल्व करेंगे तो हमको कोई भी माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये जो माइनस है ना ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, ये एक्स्ट्रा में सिर्फ इस वजह से आया क्योंकि हमने लेफ्ट राइट हैंड साइड में मास इनटू एक्सेलरेशन को ही रखा केवल, तो इसका डायरेक्शन से ये आप इसको आप डायरेक्शन से लिंक मत कीजिए, this minus should not be linked with the direction, this is because of transferring from one side to another side। और मैं समझता हूँ कि वो आपको इश्यू बनना है क्योंकि ये माइनस का मतलब जनरली अपने डायरेक्शन से होता है, और यहाँ पर साइड शिफ्ट करने से है, इस वजह से ये आपको इश्यू बना रहा है। कोई बात नहीं, आप उसको एक बार पढ़िए, फ्राइडे को जो लेक्चर होगा तो उसमें चेन वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करता,
और उससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन मैं आपको डिस्क्राइब करता। सर मैंने एक चलेगा? डाउट भेजा है सर फोटो। आपका डाउट है, आप पढ़ के बता सकते हैं एग्जैक्टली क्या डाउट है? सर अच्छा, एक तो फिगर पर एक फिगर का इसमें आपको जो भी थ्योरी दी मतलब क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है वो बताता हूँ सर। वो इमेज मैंने आपको भेजी है। ये क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हो? नहीं सर क्वेश्चन 3 की मैंने 2 भेजे सर। एक्चुअली वैसे साइड में है दोनों। ओके, एक काम करते हैं कि इस पे आपको कोई अगर आपने सॉल्व किया है, कोई कॉन्सेप्चुअल इश्यूज आ रहा है तो बोलो, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता। और अगर आप इसको सॉल्व करने की बात कर रहे हो तो बेटर है कि आप इसको ग्रुप पे डाल दो, मैं सॉल्व करके आपको इसका सोल्यूशन सेंड कर देता। सर वो रीओरिएंटेड जो पॉलीगॉन जो रीओरिएंट किया हमने जो पॉलीगॉन को उसका सेंटर ऑफ मास कैसे डिसाइड करें विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अच्छा, ये कुछ वैसा है जिसमें बहुत सारी फिगर्स दी गई होंगी और आपसे पूछा होगा कि उनका सेंटर ऑफ मास, वो सारी कहानी बताओ, है ना? हाँ सर। ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में आया हुआ था, JEIT का है। तो हाँ सर। कुछ लोगों ने पूछा भी है, तो बाकी लोगों को भी इशू करेगा जब कभी सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए जो क्रक्स पॉइंट है वो मैं बताता आपको, बाकी स्टोरी आप पता कर लोगे सेंटर ऑफ मास पता करने के लिए। पॉलीगॉन हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा है, पॉलीगॉन के बारे में नहीं पढ़ा। जैसे रेक्टेंगल होता है, पेंटागन होता है, हेक्सागन होता है, ऑक्टागन होता है, इसी तरह से पॉलीगॉन होता है। तो अपने को क्या करने का, एक सेंटर पकड़ने का, और लेट्स से ये पॉलीगॉन के लिए सर्कम सर्कल है, तो उसके लिए अपने को ये जानने का कि ये कितना एंगल सबटेंड करता है यहाँ पर, ये एंगल। तो अगर इसमें n साइड्स हैं, ये लेट्स से 1 है, 2 है, इधर कोई लास्ट में आ रहा है, ये nth साइड है, n साइड्स हैं, तो ये टोटल पार्ट होगा 2 पाई एंगल। तो 2 पाई एंगल को आपने कितने में डिवाइड किया, n पार्ट में डिवाइड किया, तो ये टोटल एंगल 2 पाई बाई n बनता है। अगर ये 2 पाई बाई n बना तो अपने को फिर इसका रेडियस वगैरह से लिंक करना पड़ेगा, तो इसको आप सेंटर से मिला दो इसके, और ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये रेडियस होगा और ये साइड का a/2 होगा, लेट्स इसकी साइड a है, टोटल a है, तो हाफ a/2 हो जाएगा। और ये एंगल हाफ आप पकड़ोगे तो 2 पाई बाई n/2 दैट इज पाई बाई n हो जाएगा। तो ये ट्रिग्नोमेट्री है जो इन्वॉल्व हो रही है। अगर मैंने जल्दी कर दिया हो तो मैं अलग से कर सकता कि इस तरह से एक ट्राइंगल बन रहा है और ये साइड a है, ये उसकी रेडियस है, ये सेंटर पॉइंट है, टोटल एंगल 2 पाई बाई n है। अब अपना इंटरेस्ट होगा कि इसको a से r को रिलेट करना सारे केसेस में, तो ये जो डिस्टेंस आएगी वो a/2 आएगी, अभी भी r रहेगा, ये जो एंगल आएगा वो पाई बाई n होगा। कैसे पाई बाई n हुआ ये समझ में आना चाहिए, कैसे ये 2 पाई बाई n था वो भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि टोटल 2 पाई था, इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो फिर यहाँ से cos sin tan जो भी लगाना हो वो आप लगा सकते हो। जैसे अगर आप साइन लगाओगे तो साइन पाई बाई n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन पाई बाई n इज गोइंग टू बी इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई r। इस तरह से सारे बॉडीज पे लगा सकते हैं, और हम बता सकते हैं हाइट के बारे में, अगर ये हाइट ही आप चूज करो तो इसके बारे में भी बात कर सकते हो। तो ये मैथमेटिक्स वाला पोर्शन आपको लगाना है, बाकी फिर सेंटर ऑफ मास डिपेंडिंग ऑन द ज्योमेट्री पता करना है। सर अगर हम मतलब n इज इक्वल टू 3 पुट करें ट्रायंगल के लिए सर, तो उसमें एक्चुअली वो दो ऑप्शंस मैच करते हैं, इसलिए वो डाउट आ रहा था। मतलब अगर हम ट्रायंगल का निकाले सर और फिर ऑप्शन से चेक करें ना, तो फिर दो ऑप्शंस मैच होते हैं, इसलिए चलेगा। तो उसके लिए इसकी अगली फिगर ये दिख रही है, तो देखो, अगर हाँ मैं समझा, अगर आपने n इक्वल टू 3 लिया और चेक किया है ना, तो n इक्वल टू 3 लिया या कोई भी एक नंबर लिया, चेक किया, और आपको दो ऑप्शन आ गए, मान लीजिए AC आ गया, BD आ गया, कुछ भी आ गया, आई एम जस्ट टेलिंग यू आइडिया। इससे ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता है कि हमको A मार्क करना है या C मार्क करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको A और C में मार्क करना है, फिर हम n इक्वल टू 4 को देखेंगे। तो अगर वो भी दोनों को कर रहा है तो फिर हम n इक्वल टू 5 को देखेंगे, क्योंकि ये जो ट्रू होना चाहिए दैट शुड बी ट्रू फॉर ऑल n, नॉट फॉर 1n और 2n और पर्टिकुलर n। तो अगर आप क्रॉस वेरीफाई कर रहे हो तो उस पर अगर किसी एक केस में आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, इसका मतलब है वो सारे उस केस को जस्टिफाई करते हैं, जमता है, बिल्कुल जमता है, क्योंकि जो आपका एक्सप्रेशन दिया गया वो जनरल एक्सप्रेशन है, तो वो कोइंसिडेंटली कुछ केसेस को जस्टिफाई कर सकते हैं। बट आपको चूज वो करना है जो सभी को करे, राइट?
तो अगर 3 पे 2 आ रहे हैं, लेट से हो सकता है n इक्वल टू 2 पर चारों जस्टिफाई कर जाए, 1 पर कुछ कर जाए, तो अपने को आगे बढ़ते रहना है जब तक आपको बाकी सब हट ना जाए, एक ही बचे। जिस केस के लिए एक बचेगा उसी को चूज करने का। अगर बी के लिए एक बचता है तो बी को चूज करने का, अदरवाइज सबको हटा देने का। तो आपको जो प्रॉब्लम था वो ये था कि अगर हमारे एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए 2 जस्टिफाई करते हैं तो क्या करेंगे, और क्या 2 जस्टिफाई नहीं करने चाहिए? बिल्कुल कर सकते हैं, 2 क्या 3 भी जस्टिफाई कर सकते हैं। तो फिर अपने को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है, फिर नेक्स्ट पे जाना है। और जहां पर केवल एक जस्टिफाई करेगा, बाकी सब नहीं करेंगे, तो जो जस्टिफाइड है वही आंसर हो जाएगा। So you can have a multiple options justifying for checking cases. डेरिवेशन करोगे तो आपको एक ही आंसर आएगा ऑफ कोर्स, लेकिन अगर आप चेक कर रहे हो तो कोइंसिडेंटली कई सारे केसेस मिल सकते हैं। ओके हाँ सर। एक और आपने कुछ पूछा, वो इन केस ऑफ रॉकेट मास इजेक्टेड में डीएम बाई डीटी इज नेगेटिव। हाँ, मैं समझता कि इसमें रॉकेट मास केसेस में डीएम बाई डीटी नेगेटिव भी रहता है। इसीलिए मैंने आपको एक पॉइंट बोला कि जब आप इसको यूज करो तो साइन को यहाँ से मत लो। इससे पहले अगर मैंने निकालूं तो यहाँ पर मैंने बोला कि ये जो माइनस साइन है जिसको मैंने डार्क सर्कल किया, डोंट यूज दिस एज टू गेट द साइन डायरेक्शन, नाइदर यूज दिस नॉर यूज दिस, व्हाट यूज दिस पॉइंट्स। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन बताने के लिए आई टोल्ड यू इंटायरली डिफरेंट वे, decide direction entirely differently, don't go with this, otherwise you will have a issue of minus sign. Why that minus sign is coming? Because we have taken this term here to make it as a negative. और अगर आपको उसके साथ सोचना है तो फिर इस माइनस को रिमूव कर दो और इसके बाद इन टर्म से उसकी डायरेक्शन देख सकते हो। जब डिक्रीज करेगा तो डीएम बाई डी नेगेटिव आएगा, उससे देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो माइनस साइन है वो एक्स्ट्रा साइन है, इसलिए डायरेक्शन हमने अलग से बताया। और हाँ, लेकिन एक्सप्रेशन में कैसे लिखेंगे? एक्सप्रेशन में साइड लिखेंगे, वो इसलिए क्योंकि ये माइनस साइन को लेकर के हम लोग इसको ऑलरेडी इधर लिख चुके हैं। अगर आप इस फॉर्म में नहीं लिखना चाहते हो, फॉरगेट एवरीथिंग, यूज दिस ऑल टाइम, यू विल गेट योर आंसर। जो पहला एक्सप्रेशन उसको यूज करो हमेशा के लिए, आपको आंसर मिलेगा। आप कैसे यूज करो? एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू, नेक्स्ट क्लास में हम आपको ये यूज करके भी बता देंगे कि कैसे इसको यूज कर सकते हैं। नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, देन मास इनटू एक्सेलरेशन, देन वी डीएम बाई डीटी। फिर आपको ये जो माइनस एक्स्ट्रा आया वो ट्रबल नहीं करेगा। सर सीओएम का और एक लेक्चर है क्या? सीओएम इज ओवर। अब अगला आपको जो मिलेगा वो रोटेशन पे आएगा। सर आप एक एग्जांपल का वीडियो भेज दो ना सर, रॉकेट वाला। रॉकेट को हम लोग नेक्स्ट क्लास पे डिटेल पे समझ लेते, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव अ क्लास ऑन फ्राइडे। तो उसमें मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैंने समझाया है वो अगर आप 2-4 बार सुनोगे तो आपको समझेगा, लेकिन उस पर थोड़ा सा ये पॉइंट हो गया है कि आपको डायरेक्शन अलग है, फोर्स अलग है, एक्सप्रेशन अलग है। सो वी विल ऑन फ्राइडे आई विल बी डिस्कसिंग ऑन दैट पार्ट डिफरेंट वे। इस फॉर्मेट से भी समझ आ देंगे आपको, और जो फॉर्मेट है दिया गया उसके बेसिस पे 2-4 क्वेश्चन भी करा देंगे, चलेगा? यस सर। ओके, काफी टाइम हो गया है और काफी लोग जा भी चुके हैं, सो वी शुड बाइंड इट अप नाउ। सर एक प्रैक्टिकल डाउट था, लाइक एज इन बुक्स के अकॉर्डिंग, तो जो एक डीसीपी था जो सॉल्व करना है और एक एचसीवी था, तो उसके अलावा सेंगेज भी करना है क्या, या फिर इरोडोव भी करना है? आइडिया ये कि आप जैसे मैंने आपको ये बोला था कि डीसीपी और सेंगेज में एक बुक को आपको मैंडेटरी लेके चलना है, और एचसीवी इज समथिंग दैट इज हैज टू बी फॉलोड। सो अगर इतना आप करते रहते हो तो एक लेवल तक आपकी प्रिपरेशन जाएगी, बट कई बार क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो सेंगेज भी अगर आप कर पाते हो तो ये वैल्यू एडिशन है, और करना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप रिवीजन भी के लिए थोड़ा सा टाइम निकाले हो तो उसमें सेंगेज को भी ट्राई करो। सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, थोड़े डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपको बार बार मिलेंगे, प्रैक्टिस करने में हेल्प होगी। सो यू शुड ट्राई सेंगेज एज वेल। आई सजेस्टेड कि अगर आप पैरेलली नहीं चला पा रहे हो दोनों बुक्स को, तो एक को टाइम लैग के साथ चलाओ, चलता है, बट करना आपको सॉल्व दोनों है। उसके बाद आपको मेंस और एडवांस लेवल की काफी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। अगर आप वो कर पाते हो कंफर्टेबली, आपके पास टाइम बचता है, तो आप इरोडो को साइड पे सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, बट मेक श्योर कि यू आर कंफर्टेबल विद दीज थिंग्स, क्योंकि अपनी प्रायोरिटी में पहले ये बुक्स हैं। जेई मेन, जेई एडवांस पेपर, दे आर नॉट सो डिफिकल्ट कि वो इरोडो से आते हैं, बट इरोडो में कुछ क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं
मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उतने रेलेवेंट नहीं है जो अपने एडवांस और मेंस के लिए है, तो क्योंकि वो ग्रेजुएशन से रिलेटेड बुक है, तो वो तभी आप करो जब आप कंफर्टेबल हो जाओ इन बुक से, ठीक है। सर वो चेन वाला डाउट था, क्या करें? We will take it on Friday, so we will be assigning a class on Friday and chain variable mass along with the rocket. सर वो अगर सेंगेज बहुत बड़ी बुक है सर, फिर उसके सिर्फ इलस्ट्रेशंस करने या फिर सिर्फ एक्सरसाइजेस, क्योंकि बहुत टाइम लगता है करने में। आपके पास टाइम भी तो है ना, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, पुराने चैप्टर्स का आपको रिवीजन भी करते रहना है, तो सेंगेज को आप ऐसे लगाओ कि ये बैकलॉग बुक है, तो उसको बैकलॉग के साथ चलाते रहेंगे, तो ओवर द टाइम उसको सॉल्व करते रहो। और उसके जितने भी एक्सरसाइज है, अच्छी खासी एक्सरसाइज है, उसके क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं और वो आपको बहुत बेनिफिशियल है। इरोडो जितना फायदा नहीं करेगा उतना सेंगेज करेगा पहले लेवल के लिए। इरोडो का तब फायदा है जब आप सेंगेज कंप्लीट कर लेते हो, देन यू ट्राई इरोडो, यू विल फाइंड कि वो फिर जमना स्टार्ट करेगा। सर सेंगेज में थोड़े बहुत सारे क्वेश्चन तो इरोडो से ही कॉपीड है। वो सब बेसिकली क्या है, सेंगेज एक ऐसा बुक बनाया है कि जिसमें सभी रिसोर्सेज से क्वेश्चंस को इकट्ठा कर दिया है। सो अगर आपने सेंगेज लगा लिया तो इसका मतलब आपने बहुत सारे कोचिंग्स का, बहुत सारी बुक्स का कंटेंट लगा लिया है, इसलिए सेंगेज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, बहुत बड़ी बुक दी गई है और अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप सेंगेज प्रॉपर्ली करते हो तो आपको खुद ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा। उसके बाद एरोडो लगाओगे, काफी सारे क्वेश्चन आपको ओवरलैप मिलेंगे और आइडियाज भी ओवरलैप करते हुए मिलेंगे। So that's why I'm saying go for this like SCB, then ये पांडे जी की जो बुक है डीसी की, उसको आप पैरेलल चलाओ, सेंगेज को ओवर द टाइम चलाओ। अगर वो कर लेते हो, आप ज्यादा एफर्ट दे पाते हो, देन गो फॉर एरोडो एंड क्रोटो। क्योंकि ये भी ऑब्जर्व किया गया बहुत सारे क्वेश्चन उस पर बेस्ड आते नहीं है एग्जाम में, इवन एडवांस में भी बहुत कम आते हैं। तो आपको अगर जेई एडवांस मेन का टारगेट है तो जो पहले बुक्स बताई गई हैं दे आर प्राइमरी टू सॉल्व। ओके, is that okay if to everyone and should we stop now? सर वो एक्सप्लोजन का वर्टिकल वेलोसिटी बताओ ना, 1D में एक्सप्लोजन का वर्टिकल वेलोसिटी बताओ ना 1D में। ओके, तो आपको जो क्वेश्चंस का इशू रहा है हम लोग फ्राइडे को डिस्कस कर लेंगे। अगर आपको छोटा मोटा इशू है तो आप कॉल करके भी पूछ सकते हो। आई विल बी गाइडिंग यू कि कहाँ पर आपको इशू आ रहा है वर्टिकल वेलोसिटी में, कौन सा पॉइंट आपको नहीं समझा, आई विल लेट यू नो। ओके, आप सेंगेज का पीडीएफ दे सकते हो। बेटर होगा कि आप उसका मेंस और एडवांस का जो बुक आता है वो ले लो, क्योंकि हमारे पास जो पीडीएफ है वो केवल मेन लेवल का है, एडवांस का अभी तक सर्च नहीं किया है। So you just purchase a book that contains JEE main as well as JEE advanced both. Okay. और परचेज वैसे भी करना पड़ेगा आपको, तो बेटर है कि हार्ड कॉपी सॉल्व करोगे तो उससे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। सर वो 2-3 डीपीपीस के सॉल्यूशन पोस्ट करना बाकी है। उसके सोल्यूशन अभी बनाने हैं, सो जैसे मेरे को टाइम मिलता है तो उसको बना करके मैं आपको पोस्ट करता हूँ। आपने वो नंबर भेजा है, सो आई विल डू दैट ओवर द टाइम। ठीक है, हाँ सर। ओके, थैंक यू एवरीवन देन।